हेलो बच्चों, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। क्या हो अगर एक ही वीडियो में पूरा प्रकाश का प्रवर्तन हमें पूरा चैप्टर मिल जाए तो कितना मजा आएगा। वन शॉट वीडियो जहां पे बेहतरीन अंदाज में पूरे डायग्राम के साथ सारा कुछ को दर्शाया गया। बहुत इंटरेस्टेड चैप्टर है। अगर आपको बोरिंग लग रहा है तो मैं इसको इंटरेस्टेड बनाने वाला हूँ। इस वीडियो को पूरे वीडियो देख लीजिए, आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। लेकिन हाँ, पूरा देखना होगा। अगर आप चाहते हैं कि इस बार मैट्रिक एग्जाम में बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस करें, अच्छा मार्क्स लाएं, तो वीडियो पूरा देखना होगा भाई। और अगर हमारा कोर्स में ज्वाइन होना होगा, अगर कोर्स में ज्वाइन होना चाहते हैं तो फिर मेरा नंबर ले लीजिए, कॉल वॉल करके आप जुड़ सकते हैं। ये नंबर ले लेंगे। अगर संघर्ष बैच में जुड़ना चाहते हैं 10th क्लास के कोई बच्चे या 12th के बच्चे, तो नंबर पे कॉल करेंगे तो जुड़ जाएंगे। लेकिन वीडियो को पूरा देखें ताकि ये जो प्रकाश का प्रवर्तन है पूरा चैप्टर एक वीडियो में। हाँ, इसमें दर्पण का जो सूत्र है और भी R बराबर 2F, वो उसके लिए मैं अलग से वीडियो में रिकॉर्ड करूंगा, वो इसमें शामिल नहीं किया हूँ, वरना और वीडियो लंबी हो जाएगी। तो इस वीडियो में पूरा लेक्चर क्वेश्चन के साथ अच्छे अंदाज में समझाया गया है, तो वो वीडियो स्किप मत कीजिएगा और पूरे वीडियो देखिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा और पहली बार तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, और तू थक कर ना बैठ है मंजिल की मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, है ना। और वो शायरी आपको याद है, इस पार नहीं उस पार होगा, संघर्ष हमारा जोरदार होगा, तो हिम्मत कर, तो दिन रात मेहनत कर मेरे दोस्त, देखना इस बार 470 पार होगा, है ना। तो बच्चे तो लगाए भाई 490 पार करना है सर। चलिए, अच्छी बात है, आशीर्वाद है, मेरी दुआएं हैं कि भाई 490 पार करें। चलिए शुरू करते हैं। अब आते हैं चैप्टर में। चैप्टर का नाम है प्रकाश का प्रवर्तन। तो पहले हम लोग जो है ना प्रकाश के बारे में जानेंगे। यहाँ पे प्रकाश क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। जिस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं, एक भाई साहब इंस्टाग्राम चला रहे हैं, है ना। जैसे आप लोग चलाते हैं रात में इंस्टाग्राम बैठ करके, तो देखते हैं रात में पूरा अंधेरा, रूम बंद है और मोबाइल चालू है आपका। तो अब आपको तो पता नहीं चल रहा भाई लाइट कैसे जा रहा है, लेकिन हमने इसको 3D में दिखाया है कि इस तरह देख रहे मोबाइल का लाइट यहाँ पे आ रहा है, प्रकाश। तो प्रकाश इसके आंख पे पड़ेगा, मोबाइल से लाइट निकल रहा है, अब वो लाइट इसके आंखों पे जाएगा, लगता सोया हुआ है आंख पे जाएगा इसका लाइट, तो इसकी आंखों पर बनेगा तस्वीर, फोटो बनेगा। और फोटो बनेगा तब इसमें क्या हो रहा, डांस हो रहा है या कोई कॉमेडी हो रहा, सब दिखेगा। ठीक है। तो हम कुछ भी कोई भी वस्तु को हम जब देखते हैं ना, तो सबसे पहले उसकी फोटो हमारी आंखों पर बनता है, उसका प्रतिबिंब हमारी आंखों पर बनता है। जैसे आप मुझे देख रहे हो ना, तो मोबाइल से रे निकल रहा, रोशनी निकल रही है और आपकी आंखों पर मेरी फोटो बन रही है, तब आप मुझे देख पा रहे हो। हम तो चारों तरफ जो कुछ भी देख रहे हैं तो कैसे देख रहे हैं, पहले यहाँ पर जो लाइट है, लाइट इस टकरा करके लाइट हमारी आंखों में आ रही है और हम उसको देख रहे हैं। तो प्रकाश के बारे में आता है कि प्रकाश क्या है भाई। तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। देख रहे हैं हम, मैम को देखिए, टॉर्च से लाइट निकल रही है, लाइट निकलने के बाद यहाँ पे लाइट टकराई है और मतलब ऐसा जगह टकराई कि लाइट वहां से रिफ्लेक्ट हो रहा है उसकी आंखों पे, उसकी आंखों पर लाइट पड़ रहा है, तो इसकी आंखों पर बनेगा फोटो, फोटो बनेगा, तब जाके ये एप्पल दिखाई पड़ेगा। ठीक है ना। तो समझ आया। हम किसी भी वस्तु को देखते हैं किसकी सहायता से, बोलेगा सर आंख की सहायता से देखते हैं, सही बात है, लेकिन पूरा अगर अंधेरा कर दे तो देख पाइएगा नहीं ना। अगर पूरा अंधेरा कर देता, एकदम एकदम कोई लाइट ना जलाए, तो क्या आप देख पाएंगे? नहीं। कमरा में पैक हो जाइए, लाइट बंद कर दीजिए, रात में कुछ दिखेगा? आपकी आंखें बहुत अच्छी है ना, हिरनिक जैसी आंखें हैं, बहुत खूबसूरत है, बहुत तेज है, फिर भी नहीं देख पाएंगे क्योंकि वहां पे लाइट नहीं है। और जैसे कोई लाइट जलेगा ना, उसका लाइट आपकी आंखों पर आएगा और आपका फोटो बनेगा आंखों पे, तब आप देख पाओगे। तो हम किसी वस्तु को देखते कैसे, लाइट की मदद से देखते, जैसे आप यहाँ पे इसमें डायग्राम में देख रहे हो। चलिए अब आते हैं प्रकाश के गुण समझते हैं। प्रकाश में कई प्रकार के गुण होते हैं। हम पहले प्रकाश के बारे में जानेंगे, फिर प्रवर्तन के बारे में जानेंगे। तो प्रकाश में कई प्रकार के गुण होते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने 1 बाय 1 करके यहाँ पे लिखा है भाई कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है, एक क्या है, एनर्जी है, हमें प्रकाश से एनर्जी मिलता है। जैसे देखिए सोलर एनर्जी, प्रकाश से ही ना सोलर जो है चार्ज होता है, सोलर पर लाइट आता है तो वो विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है। अच्छा, नॉर्मली आप देखें ठंडे के दिन में देखते होंगे एकदम रूम में
कपकपा रहे हैं, ठंडा में कंबल ओढ़े हुए, रजाई ओढ़े हुए हैं, बाहर निकले छत पे गए, देखे धूप निकला हुआ है, बड़ा मजा आ रहा है, एकदम अच्छा एनर्जेटिक लग रहा है, क्योंकि सनलाइट से हमें एनर्जी मिलता है। और पता है विटामिन डी मिलता है सूरज की रोशनी से। विटामिन डी क्या एनर्जी तो है भाई, ठीक है। चलिए, तो प्रकाश एक प्रकार क्या है, ऊर्जा है, एनर्जी है। देखिए पेड़ पौधों को नहीं मिलेगा प्रकाश तो बढ़ेगा नहीं भाई ये, ठीक है। इसलिए पेड़ पौधों को प्रकाश चाहिए एनर्जी के लिए। उसके बाद आगे क्या कहता है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, एकदम इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। किस रेखा में गमन करता है, प्रकाश सीधी रेखा जाता है भाई। प्रकाश मतलब देखो एक बच्चा यहाँ से लाइट दिख रहा है, एकदम सीधा आ रहा है, ऐसे 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 नहीं आएगा, जिग जग नहीं करेगा। मतलब जब भी प्रकाश जाएगा ना, या तो देखिए ऐसे जा रहा है तो सीधा जाएगा, या ऐसे जाएगा तो भी सीधा जाएगा, ठीक, ऐसे आ रहा है तो भी सीधा आ रहा, या ऐसे जाएगा तो भी सीधा जाएगा। तो यानी कि प्रकाश कभी भी ऐसे इस तरह से प्रकाश नहीं जाती है, इस तरह से प्रकाश नहीं जाती है। तो प्रकाश जब भी जाएगी तो सीधी रेखा में गमन, मतलब जाना, सीधी रेखा में जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए, एकदम सीधी रेखा में जा रहा है कि नहीं, सीधे जा रहा। आगे समझते हैं, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग, यानी कि प्रकाश में आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं। यहाँ पे एक विद्युत प्रकाश में इलेक्ट्रिक का भी चार्ज आता है और वो मैग्नेटिक इफेक्ट उसमें है, मैग्नेटिक वेव बनता है। तो बड़े मतलब वैज्ञानिकों ने बहुत अच्छे तरीके से इसको जब एक्सपेरिमेंट किया तो पता चला भाई प्रकाश इस प्रकार से प्रकाश जा रहा है। देखो ये प्रकाश सीधा जा रहा है, ठीक है, इसके चारों तरफ जो एक वेव बन रहा है, वेव तरंग बन रहा है, और वो तरंग कैसा है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग हो जाएगा। उसके बाद आता है कि प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती। भाई एकदम याद करना, एग्जाम में आता है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहां होती, निर्वात। निर्वात मतलब क्या होता है सर जी, निर्वात मतलब होता है जहां हवा नहीं है, जहां हवा ना हो। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं वैक्यूम, है ना, वैक्यूम बोलते हैं, वैक्यूम, जहां पे हवा ना हो, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये एक फोटो में आपको दिखाया गया है भाई, ये अंतरिक्ष का फोटो है और प्रकाश कितना स्पीड से जा रही है, एकदम लग रहा है कि बुलेट ट्रेन जा रहा है ना, एकदम स्पीड। तो निर्वात ही मतलब निर्वात कहाँ पे मिलेगा, अंतरिक्ष पे मिलेगा, चंद्रमा पे, जहां पे हवा नहीं है वहां पे निर्वात है। और वहां पे लाइट बहुत स्पीड, कितना स्पीड होता है भाई, देखो निर्वात में जो प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। 8 यहाँ छूट गया, चलो 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है। निर्वात में चाल होता है 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकंड। वैसी जल में प्रकाश की चाल अगर पूछा जाएगा, जल में, पानी में कितना स्पीड होता है प्रकाश की चाल, तो पानी में पूछा जाएगा तो 2.25 गुना 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकंड पानी में। कांच में कितना होता है, 2.0 गुना 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। ये कांच में प्रकाश की चाल है, ठीक है। एक एक पॉइंट क्लियर हो रहा, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों, कमेंट करते रहिएगा आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि हाँ सर समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा, ठीक है, हर कमेंट करना। ये तीनों पॉइंट आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत कीमती है, ये वाला बहुत ज्यादा, कि प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा कहाँ होती है भाई, तो बोलेंगे निर्वात में होती है। कितना होती है, 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। कांच में बोल दे या जल में बोल दे, आप आराम से बता दीजिएगा। इज इट ओके? चलिए आगे कहता है प्रकाश का मूल कण फोटोन है। इसका मतलब क्या हुआ, प्रकाश का मूल कण फोटोन है। ये फोटोन क्या है, मतलब समझिए कि प्रकाश का सबसे छोटा कण देखा जाए तो फोटोन के रूप में वो रहता है, मतलब जिस रूप में प्रकाश रहता है ना उसको फोटोन बोला गया। जैसे कुछ यहाँ पे देखिए इस तरह देख रहे हैं, ये हल्का हल्का, अच्छा आप ऐसे समझिए जैसे कि बारिश होती है, कैसे बारिश होती है, बूंद 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 बारिश होती है। अब बोलते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है ना, तो बारिश कैसे होती है, बूंद बूंद से बारिश होती है। अब कभी सोचे आसमान से जब पानी पड़ता है तो बूंद बूंद ही गिरता है पानी, लेकिन देखिए नदी, समंदर, नाला, नहर भर जाता है, बाढ़ आ जाता है। वैसे प्रकाश जो है ना इस तरह से देख रहे हैं आप वीडियो में देख रहे हैं, फोटोन मतलब इस तरह से छोटा 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 फोटोन के रूप में होता है, यही फैलता है चारों तरफ, जो हमें दिखाई नहीं पड़ेगा भाई, हमारी इन आंखों से दिखाई नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। ये वैज्ञानिकों के द्वारा बताया गया है कि प्रकाश किस रूप में है भाई, तो प्रकाश यहां से निकल रहा है और जो निकल के जो फैल रहा है ना वो फोटोन के रूप में फैल रहा है। तो फोटोन के मतलब फोटोन के रूप में प्रकाश होता है जहां पे रोशनी फैलता है भाई। अगला है प्रकाश में वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की तुलना में कम होती है।
ये बात याद करना कि निर्वात में तो प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है, लेकिन वायु में उससे कम है, निर्वात में ज्यादा है। यहाँ पे दिखाया जा रहा है, देखिए इसमें एग्जाम्पल समझिए। देखिए ये निर्वात है, वैक्यूम है, और ये एयर है। अब देखिए यहाँ पर देख रहे हैं कितना दूर इसका फोटोन, प्रकाश में जो फोटोन है कितना डिस्टेंस में है, दूर 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 है। ज्यादा दूर दूर होने मतलब है कि प्रकाश का चाल जो है उतना स्पीड नहीं है। और ये देखिए कितना पास पास है ना, यहाँ पे देखिए कितना पास पास है। तो यहाँ पे लग रहा है भाई प्रकाश बहुत तेजी में। अब देखिए प्रकाश से जो ये फोटोन जो दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 दिख रहा है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कितना स्पीड में प्रकाश निकल रहा है। तो पता चला भाई कि वैक्यूम में, निर्वात में प्रकाश की चाल वायु से ज्यादा होती है, अधिक होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं बच्चों। अब आते हैं एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे आपके एग्जाम में, प्रकाश स्रोत क्या है, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो ऑब्जेक्टिव में ज्यादातर ये सवाल पूछता है कि प्रकाश स्रोत क्या है। तो बोलेंगे जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। भाई सिंपल सी बात है, लालटेन से प्रकाश निकल रहा है, प्रकाश स्रोत हो गया। बल्ब से प्रकाश निकल रहा है, प्रकाश स्रोत हो गया। सन से प्रकाश निकल रहा है, प्रकाश स्रोत हो गया। यहाँ देखिए सन से प्रकाश निकल रहा है, प्रकाश स्रोत हो गया। मोमबत्ती से प्रकाश निकल रहा है, प्रकाश का स्रोत है। टॉर्च से निकल रहा है, प्रकाश का स्रोत है। ये डिबिया है क्या जी, है ना, प्रकाश स्रोत। मतलब जहां से लाइट निकलेगा, जहां से प्रकाश निकलता है उसको प्रकाश का स्रोत कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। स्रोत मतलब सोर्स, जरिया, है ना। आपके पढ़ने का जरिया क्या है, यूट्यूब, है ना। जहां से हम पढ़ाई करते हैं वो पढ़ाई का जरिया है, उसी जहां से प्रकाश निकलता है प्रकाश का स्रोत है वो। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब आते हैं प्रदीप्त तथा अप्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं। वस्तु को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक वैसा वस्तु है जिससे प्रकाश निकलता है, और दूसरा ऐसा वस्तु जिससे प्रकाश नहीं निकलता है। ठीक है, जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होती है, ठीक है, जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित मतलब जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसको बोलेंगे प्रदीप्त वस्तु, लुमिनस थिंग। जैसे प्रकाश स्रोत वाला ही मामला आ जाएगा। यहाँ देखें चंद्रमा, मोमबत्ती वगैरह सब आ जाएगा, सूर्य, तारे, टॉर्च, लालटेन, ये प्रदीप्त वस्तु है क्योंकि इससे प्रकाश निकलती है। तो जिससे प्रकाश निकलेगा, एक्चुअल में जिससे प्रकाश निकलता है उसको प्रदीप्त वस्तु कहा जाएगा। लेकिन अप्रदीप्त जस्ट इसका उल्टा, जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होते हैं, जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलेगा तो उसको बोलेंगे अप्रदीप्त वस्तु। अब यहाँ पे अप्रदीप्त वस्तु में देख लीजिए, पत्थर रखा हुआ है, ईंट है, पत्थर है, कुर्सी है ना, देखिए टेबल, कुर्सी, पत्थर, ईंट, यहाँ तक कि चांद भी। अब बोले सर चांद तो चमकता है। हाँ, चांद चमकता है सूरज की रोशनी से। चांद के पास अपना प्रकाश नहीं है, वो सूरज के प्रकाश से चमकता है। सूरज की किरणें चांद पे पड़ती है तो रिफ्लेक्ट होती है, तब हमें चांद दिखाई पड़ता है। तो चांद के पास अपना लाइट नहीं है, चांद चमक रहा है सूरज की वजह से। तो रोशनी निकल रही है सूरज से। ठीक है, तो सूरज हो जाएगा प्रकाश प्रदीप्त वस्तु, लेकिन चांद प्रदीप्त नहीं, चांद हो जाएगा अप्रदीप्त। यहाँ पे एग्जाम्पल आता है, चंद्रमा बोलता है, चंद्रमा कौन सी वस्तु है, इनमें से अप्रदीप्त कौन है, प्रदीप्त कौन है, तो आराम से आपको बन जाना है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन एक आता है, प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं। हमने यहाँ पे टॉपिक को क्वेश्चन में डिवाइड कर दिया और हर एक टाइप से क्वेश्चन बना दिया और समझाएंगे बेहतरीन से। प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं ना, प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं, स्कैटरिंग। देखिए अपनी भाषा में समझाता हूं, फिर यहाँ तो लिखा हुआ है आप समझते रहिएगा। प्रकाश का प्रकीर्णन का मतलब होता है बच्चों कि अगर वायुमंडल है हमारे चारों ओर, क्या है, वायुमंडल है, वायुमंडल में ढेर सारे धूल कण है, और वही वायुमंडल पर जब प्रकाश की किरणें पड़ती है तो धूल कण, जो छोटे छोटे जो कण है वायुमंडल में, वो प्रकाश को क्या करता है, फैला देता है। तो प्रकाश का फैलना ही कहलाता है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन मतलब ही समझ लीजिए, प्रकीर्णन मतलब क्या होता है, फैलना, ये समझ लीजिए। प्रकीर्णन मतलब क्या होता है, फैलना, मतलब प्रकाश का फैलना। अब प्रकाश कैसे फैलेगा भाई, प्रकाश कैसे फैलेगा, वायुमंडल रहेगा तब। चंद्रमा पे क्यों आदमी जाता है अंतरिक्ष पे, तो वहां पे वायुमंडल नहीं है, तो क्या वहां प्रकाश फैलेगा, नहीं फैलेगा। तो अंतरिक्ष पे आसमान कैसे दिखता है, एक क्वेश्चन आता है कि अंतरिक्ष पे अगर कोई आदमी जाता है अंतरिक्ष पर और वो देखता आसमान, तो उसको आसमान कैसा दिखाएगा, आसमान उसको काला दिखाएगा।
काला, क्योंकि वहां पे लाइट ही नहीं तो नीला नीला प्रकाश फैलेगा। और हमारे पास वायुमंडल है, वायुमंडल में प्रकाश फैल रहा, नीला कलर ज्यादा फैल रहा, तो हमको आसमान नीला नीला दिखाई पड़ रहा। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अंतरिक्ष पर आसमान कैसा दिखता है? काला दिखता है। क्यों दिखता है काला भाई? तो बोलिएगा क्योंकि अंतरिक्ष पर वायुमंडल नहीं है। सिंपल सी बात पता चला भाई, प्रकाश फैलेगा कब? जब वायुमंडल रहेगा तब। तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि वायु सूरज की किरणें आई, यहाँ पे वायुमंडल के सूक्ष्म कण यहाँ पे है और प्रकाश को फैला दिया। तो वायुमंडल में ढेर सारे सूक्ष्म कण है। आप देखना चाहते हैं? देखिए आपने देखा होगा खिड़की, घर में देखिए खिड़की वगैरह से, ये वाला एग्जाम्पल देखिए ना, ऐसा आपने देखा होगा। देखो ये अपने घर में ऐसा कुछ देखा होगा। तो जब अगर आपके घर में कुछ ऐसा बन रहा है ना, तो गौर से देखिए, यहाँ पे ढेर सारा धूलकण जैसे भी दिख रहा, हल्का 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 ढेर सारा धूलकण उड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। ऐसे नॉर्मली अभी देखिए यहाँ पे नहीं कुछ दिख रहा, यहाँ पे ढेर सारा है, आपके पास भी ढेर सारा उड़ रहा है ना, क्योंकि उसका रहना ही जरूरी है, नहीं रहेगा ऐसा हो ही नहीं सकता है धूलकण। तो वायुमंडल के जो यहाँ कण है, हाँ वायुमंडल का जो सूक्ष्म कण है, सूक्ष्म कण ही प्रकाश को क्या करता है? फैला देता है। इसी को बोलते हैं प्रकाश का परिकिरण। लिखा हुआ है जब प्रकाश सूर्य या अन्य प्रदीप्त वस्तु से निकलकर वायुमंडल के सूक्ष्म कण पर पड़ते हैं, वायुमंडल के सूक्ष्म कण पर पड़ते हैं, तो प्रकाश को चारों दिशाओं में फैला देते हैं। प्रकाश चारों दिशा में क्या होता है? फैल जाता है। इसी को बोलते हैं प्रकाश का परिकिरण। अंडरस्टैंड बच्चों? चलिए अगला है प्रकाश की किरणें किसे कहते हैं। देखिए प्रकाश जब भी जाता है, जब किरण से जाता है ना, एक रे है, उसकी किरणें हैं, उसका एक पथ होता है, रास्ता होता है। तो जब भी प्रकाश जाएगा ना, तो एक किरण के रूप में जा रहा, तो एक सीधी रेखा में चलने वाली प्रकाश को प्रकाश किरणें कहेंगे। सिंपल है, प्रकाश जब सीधी रेखा में जा रहा है ना, वही किरण है। यहाँ पे देख सकते हैं प्रकाश सीधी रेखा में जा रहा, ये क्या है? प्रकाश की किरणें हैं। अब इसको हम डायग्राम में कैसे दर्शाएंगे? प्रकाश किरणें को ऐसे दर्शाएंगे, ठीक है। प्रकाश किरणों को हम इस प्रकार दर्शाते हैं कि एरो, देखो एरो है ना, ये किरण के रूप में जा रहा है। तो जब ऐसे दिखा है तो समझिए ये किरण है, प्रकाश की किरणें हैं। तो प्रकाश की किरण मतलब ये हुआ कि प्रकाश जो सीधी रेखा में जाती है ना, जो सीधी रेखा में प्रकाश गमन करती है, उसी को प्रकाश की किरणें कहते हैं। सिंपल है, ऑब्जेक्टिव का जैसा सवाल आएगा। अब आते हैं भाई किरण पुंज किसे कहते हैं? किरण पुंज, या इसको बोल सकते हैं प्रकाश पुंज भी बोल सकते हैं। किरण पुंज को हम प्रकाश पुंज भी कह सकते हैं। प्रकाश पुंज, किरण पुंज या प्रकाश पुंज, याद रखिएगा। अब किरण तो समझ में आ गया, प्रकाश जा रहा है सीधी रेखा में, उसको किरण बोलेंगे। पुंज मतलब क्या होता है? पुंज मतलब ग्रुप, समूह, है ना। पुंज मतलब क्या? ग्रुप, समूह। अब प्रकाश की किरणें बोला गया, पर किरण पुंज किसे कहते हैं? तो बोलेंगे किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। जब किरणें एक जगह ढेर सारी किरणें हो तो बोलेंगे किरणों का समूह, है कि नहीं। जैसे एक जगह ढेर सारा अंगूर है तो अंगूर का गुच्छा, भेड़िया ढेर सारा तो भेड़ियों का ग्रुप, ढेर सारा आदमी है तो बोला लोग यहाँ पे ढेर आदमी है, लोगों का ग्रुप है। तो प्रकाश की किरणें हो, किरण पुंज बोलेंगे जब ढेर सारी कई किरणें, मतलब किरणों का जब समूह होगा ना, तो उसको क्या बोलेंगे? किरण पुंज बोलेंगे या प्रकाश पुंज बोलेंगे। ये भी आपका ऑब्जेक्टिव का सेक्शन है। अब आते हैं किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, ये भी आपके ऑब्जेक्टिव में सवाल आता है, कितने प्रकार के होते हैं। तो बोलेंगे किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कमेंट करें सारे बच्चे, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन है? अभिसारी किरण पुंज, अपसारी और समांतर किरण पुंज, कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग और पैरेलल। तो इसका डेफिनेशन की जरूरत नहीं है, देखिए आराम से समझ जाइएगा। अभिसारी क्या है? पहला अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किसको बोलेंगे? अभिसारी मतलब जहां पर किरणें इकट्ठा हो रहा है। देखिए किरणें निकल रही है और एक जगह जाके जमा हो रही है ना, तो जब किरणें एक जगह इकट्ठा होगी ना, तो उसको क्या बोलेंगे? अभिसारी किरण पुंज बोला जाएगा। क्लियर? अभिसारी का मतलब होता है कन्वर्ज होना, कन्वर्ज होना नहीं बोलते हैं, कन्वर्जिंग हो गया भाई, कन्वर्ज हो गया, एक जगह इकट्ठा हो गया, ठीक है। तो कन्वर्जिंग बोलेगा, कन्वर्जिंग लाइट भी मतलब अभिसारी किरण पुंज बोला जाएगा। तो प्रकाश किरणें एक जगह इकट्ठा होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो जब प्रकाश किरणें एक जगह इकट्ठा हो तो उसको बोलेंगे किरण अभिसारी किरण पुंज। और वही प्रकाश फैल, देखिए यहां से प्रकाश फैल रहा है
अच्छा, प्रकाश इकट्ठा कैसे हो रहा, फैल कैसे रहा, इसके पीछे भी रीजन है। इसमें लगा हुआ दर्पण, लेंस लगा हुआ, लेंस, इसमें उत्तल लेंस लगा हुआ है, इसमें अवतल लेंस लगा हुआ है। उत्तल लेंस से प्रकाश इकट्ठा होता है, अवतल लेंस से फैल जाता है। लेंस वाला चैप्टर आएगा तो पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए किरणें क्या हो रहा है, किरणें यहाँ पे फैल रहा है। तो जब किसी एक बिंदु से किरणें निकल के फैल जाएगी तो उसको बोलेंगे अपसारी, डाइवर्जिंग। क्या बोलते हैं इसको, अंग्रेजी में बोलते हैं डाइवर्जिंग। डाइवर्ज का मीनिंग आपने सुना होगा, डाइवर्ज, बहुत डाइवर्ज हो रहा है। डाइवर्ट सुने, डाइवर्ट, मेरा माइंड डाइवर्ट हो रहा है ना। पढ़ने आता है यूट्यूब पे, पढ़ कहीं और चल जाते हैं, माइंड डाइवर्ट बहुत होता है यूट्यूब पे, से माइंड डाइवर्ट बहुत ज़्यादा होता है। पर वीडियो खोल रहे पढ़ाई वाला, आगे कॉमेडी का नीचे, है ना। तो इसी डाइवर्ट से बचने के लिए हमारे एप्लीकेशन में ज्वाइन हो जाइए संघर्ष बैच में, ठीक है। तो भाई यहाँ पे अपसारी मतलब क्या होता है, डाइवर्जिंग, मतलब डाइवर्ज होना, मतलब लाइट का होगा, एक बिंदु से निकल के फैल जाएगा, क्या होगा, किरणें फैलेगा, तो डाइवर्जिंग हो जाएगा। और समांतर बोलेंगे कि देखिए एक पैरेलल, एक समांतर जा रहा है, किरणें एक रे में जा रही हैं, तो समांतर किरण पुंज हो गया। अब इसका परिभाषा मेरे ख्याल से लिखने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ गया भाई कि डाइवर्जिंग क्या होता है। अभिसारी मतलब एक जगह मिल जाना, अपसारी मतलब फैल जाना, समांतर मतलब एक साथ में जाना, ठीक है। चलिए अब कुछ और है भाई, पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी भी समझते हैं, क्योंकि ये भी आपका ऑब्जेक्टिव का सेक्शन बनता है कि पारदर्शी वस्तु किसे कहते हैं। एग्जाम में पूछा है इनमें से कौन पारदर्शी वस्तु है, इनमें से कौन अपारदर्शी वस्तु है, इनमें से कौन पारभासी वस्तु, ऐसे क्वेश्चन पूछा है। तो वन बाय वन करके जानते हैं। पारदर्शी मतलब होता है ट्रांसपेरेंट। आजकल देखते हैं ना, ट्रांसपेरेंट ड्रेस पहना जाता है, कपड़ा पहना तो बॉडी के अंदर का पूरा दिख रहा है ना, कोई भी हो, मेल फीमेल कोई भी हो, तो ट्रांसपेरेंट कपड़ा। तो ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है जहां से लाइट आर पार हो, पूरा पूरी दिख जाए, उधर का इधर, इधर का उधर दिख जाए, उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। जिस वस्तु से होकर प्रकाश पूरी तरह आर पार हो जाए। देखिए यहाँ पे कांच है, लाइट पूरी तरीके से आर पार हो गया, ये ट्रांसपेरेंट वस्तु है। तो ऐसा कोई वस्तु जहां पर प्रकाश पूरी तरह आर पार हो जाए, मतलब अगर कोई वस्तु ऐसे रखा हुआ है, उधर का पूरा चीज हमको दिख रहा है, अच्छा से दिख रहा है, इधर का पूरा अच्छा से उधर दिख रहा है, तो जब प्रकाश पूरी तरह आर पार हो जाएगा तो उसको बोलेंगे क्या, पारदर्शी वस्तु। जैसे कांच, जल में भी प्रकाश पार होता है आर पार, हवा तो है ही है, यहाँ पे तो हमारे चारों ओर हवा ही भरा हुआ है, तभी तो हम देख रहे हैं। तो हवा भी ट्रांसपेरेंट है, कांच भी है, जल भी है, और एग्जाम्पल हो सकता है। अच्छा, पारभासी, पारभासी कहते हैं ट्रांसलूसेंट। इसमें क्या होगा, वस्तु पार तो होगा लेकिन थोड़ी मात्रा में आर पार होगा, पूरा नहीं होगा, थोड़ी मात्रा में। आपने अक्सर मेडिकल वगैरह में देखा होगा, हॉस्पिटल वगैरह में ऐसा कांच लगाते लोग, है ना, मतलब लाइट जाएगा लेकिन देखे ना पीछे कमल का, पीछे कमल गमला है, पौधा का गमला, पौधा वाला गमला है, तो हमको पूरा पत्ती भी नहीं सही दिख रहा, गमला भी सही नहीं दिख रहा, मतलब ऐसा लग रहा कि हाँ पीछे कोई वस्तु रखा हुआ है, ये कौन सा वस्तु पता नहीं चल रहा। मतलब प्रकाश आर पार हो रहा है लेकिन पूरा पूरी नहीं हो रहा, थोड़ी मात्रा में आर पार हो रहा है। तो जब प्रकाश थोड़ी मात्रा में आर पार होगा तब उसको बोलेंगे पारभासी। इस प्रकार देखिए घिसा हुआ कांच, ये कांच घिसा हुआ है, तेल लगा हुआ कागज, आपके देखिए बाहर में कहीं कांच मिलता है, कोई भी कांच देख लीजिए, उसको रगड़ दीजिए, तो रगड़िएगा तो पूरा पूरी आर पार नहीं दिखेगा। एक पहले कांच लीजिए, कांच में देखिएगा तो पूरा आर पार दिख जाएगा। तो कांच, यहाँ पे कांच एग्जाम्पल हो गया पारदर्शी। वही कांच को घिस दीजिए, रगड़ दीजिए, जमीन में ईटा पे रगड़ दीजिए, तो देखिए पूरा प्रकाश आर पार नहीं दिखेगा, अब वो पारभासी बन गया। तेल लगा हुआ कागज, बैलून का रबर, प्लास्टिक वगैरह ना, प्लास्टिक का जो चिमकिल जो होता है, पन्नी प्लास्टिक वाला, तो देखिएगा हल्का फल्का प्रकाश आर पार हो रहा है। तो जिस वस्तु से प्रकाश थोड़ी मात्रा में आर पार हो उसको बोलेंगे पारभासी। क्लियर है। और दूसरा, तीसरा अपारदर्शी। अपारदर्शी मतलब जस्ट पारदर्शी का उल्टा, कि प्रकाश आर पार ही नहीं होगा, इस वस्तु से प्रकाश आर पार नहीं होगा। जैसे देखिए मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो इधर से प्रकाश उधर जा रहा है, अगर प्रकाश उधर जाता आर पार होता तो आपको पीछे का दिख जाता, मेरे इतना दूर तक तो आपको दिख नहीं रहा ना, क्योंकि प्रकाश आर पार नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए मैं लिख दे, देखिए लकड़ी का एग्जाम्पल दिया भाई, टॉर्च लगाया, टॉर्च मारा गया लेकिन पीछे देखिए छाया बन गया। तो जब भी कोई अपारदर्शी वस्तु होगा ना तो उसमें छाया बनेगा। अब डिपेंड करता है कि अपारदर्शी कितना है, कभी कभी पारभासी का भी छाया बनता है हल्का हल्का, है ना, थोड़ा थोड़ा, लेकिन अपारदर्शी का पूरा पूरा छाया बनेगा।
देखिए इसका पूरा छाया बन रहा, और ये प्रकाश उधर ने आर पर नहीं हो रहा क्योंकि लकड़ी है। तो लकड़ी हो, पत्थर हो, आदमी हो, कलम, किताब, दीवार, बहुत हो सकता है, लोहा, लकड़ी, है ना, बहुत कुछ हो सकता है। तो ये आपको समझ आ गया कि पारदर्शी क्या होता है भाई, जिससे वस्तु का, जिससे प्रकाश आर पार हो जाए, पारदर्शी हो जाएगा। और पारभासी जिसमें हल्का हल्का प्रकाश पार आर पार होगा, और अपारदर्शी जिसमें होगा ही नहीं प्रकाश पार। तो यहां तक आपको प्रकाश के बारे में समझ में आ गया। अब हमारा मेन टॉपिक शुरू होता है। यहां तक केवल प्रकाश के बारे में था, और ये भी जानना हमारे लिए बहुत अत्यंत आवश्यक था, क्योंकि एग्जाम में इनसे भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं, बने हैं, बनते भी हैं, बने हैं, बनेंगे भी। आप क्वेश्चन बैंक उठा के देख लीजिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसमें एग्जाम में क्वेश्चन आया है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हमारा मेन चैप्टर शुरू होता है जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। अब यहां से सवाल हमारा बनेगा कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। हम मतलब टॉपिक को समझाने के अकॉर्डिंग मैंने उसको क्वेश्चन में ढाल दिया, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। ठीक है, देखिए तो प्रकाश का परावर्तन होता क्या, देखिए अब पहले समझते हैं फिर डिफिनेशन देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे, इससे समझेंगे, डिफिनेशन तो पता चल जाएगा आपको। ये एक चिकनी सतह है, कोई दर्पण है, मान लीजिए समतल दर्पण है, प्लेन मिरर है, प्रकाश यहाँ से आ रही है, प्रकाश आ रही है, तो प्रकाश जो आ रही है ना, इसका बोला गया, इसका नाम बोला गया क्या, आपतित किरण, मतलब आने वाली किरण। प्रकाश आई, यहाँ पे टकराई और ऐसे लौट गई, है ना। तो किसी चिकनी सतह पर प्रकाश जब पड़ती है ना, तो आर पर नहीं होती, वो टकरा क्या होगी, लौट जाएगी, क्योंकि दर्पण है। हमेशा प्रकाश परावर्तन जो दर्पण में होगा, लेंस में तो होगा नहीं, कांच में तो प्रकाश आर पर हो जाएगा भाई, है ना। तो जब भी प्रकाश का परावर्तन होगा ना, तो कोई दर्पण पे होगा या कोई चिकनी सतह पे होगा, ठीक है। तो प्रकाश जैसे हमें हमारे जो चारों तरफ जो दिखाई पड़ रहा है, लाइट कैसे दिख रहा है, दीवार है सामने, दीवार पे लाइट पड़ी और टकरा के वापस आ रही है, तब हमें दिख रहा है, ठीक है। हाँ, तो दीवार पे लाइट पड़ी, टकरा के वापस आई, तब हमें दिखाई पड़ रहा है, यह है प्रकाश का परावर्तन। तो जब कोई प्रकाश किसी चिकनी सतह पे पड़ती है, कोई दर्पण पे पड़ती है, तो टकरा के वापस लौट जाती है, इसको बोलते हैं क्या, प्रकाश का परावर्तन। इज इट क्लियर। यहाँ पे बताया गया है कि जब प्रकाश किसी चिकनी सतह पर पड़ती है तो वह टकरा कर वापस लौट जाती है, इसी घटना को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। 2 नंबर यहाँ से मिल जाएगा एकदम आराम से, एग्जाम में पूछा है। याद रखिएगा, जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तो इसके बाद इसको डायग्राम बना लीजिएगा, बहुत इंपैक्ट पड़ेगा, डायग्राम जरूर बनाना है। इसको समझते हैं, देखिए प्रकाश यहाँ से आ रही है, तो प्रकाश जो आ रही है उसको बोला गया आपतित किरण, क्या बोलेंगे, आपतित किरण। और टकराक जो वापस जा रही है उसको बोलेंगे परावर्तित किरण। अब यहाँ पे एक लम्ब डाला हुआ है जिसको बोला गया अभिलम्ब। अब देखिए प्रकाश आ रही है और टकरा के जा रही है, तो ये जो एंगल बन रहा ना, ये दोनों एंगल सेम होगा। मतलब अगर यहाँ पे 60 डिग्री होगा तो इधर भी 60 डिग्री होगा, समझ आया। जितना एंगल से प्रकाश आएगी उतने ही एंगल से प्रकाश चली जाएगी। बड़ा शरीफ है यार, है ना। जितना एंगल से प्रकाश आएगी उतने एंगल से प्रकाश वापस जाएगी, तो इसको शरीफ की कैटेगरी में रखा जाए। ये प्रकाश के परावर्तन का रूल होता है कि जितना एंगल से आएगी उतने ही एंगल से जाएगी, है ना। चलिए, तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है इसको बोला गया आपतन कोण, इसको बोला गया परावर्तन कोण। आई मतलब आपतन कोण, आर मतलब परावर्तन कोण। सॉरी बच्चों, चलिए। तो प्रकाश का परावर्तन आपको समझ आ गया कि जब भी प्रकाश को चिकनी सतह पर पड़ती है तो टकरा के वापस लौट जाती है, इसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब इसमें कुछ नियम भी फॉलो हो रहा है। नियम, पहला नियम तो समझ में आ गया भाई कि जितना डिग्री से आएगा उतने ही डिग्री से वापस जाएगा, पहला नियम। यानी कि आपतन कोण जो होगा परावर्तन कोण के बराबर होगा, है ना। जो आपतन कोण होगा वो परावर्तन कोण के क्या होगा, बराबर होगा। तो पहला नियम तो समझ में आ गया आप लोग को। दूसरा नियम समझते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और जो अभिलम्ब है, तीनों देखिए एक ही पॉइंट पे है ना, एक ही बिंदु पे है। इसको बोला गया आपतन बिंदु, ठीक है ना।
इसको क्या बोला गया, ये जो बिंदु है इसका नाम है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु बोला गया इसको। तो देखिए प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, ये आपके ऑब्जेक्टिव में सवाल आते हैं भाई कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो बोलेंगे प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। नहीं लिखे यहाँ पे 2 नियम। कितने होंगे, 2 नियम होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव बनता है एग्जाम में कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो बोलेंगे 2 नियम होते हैं। कमेंट करें सारे बच्चे, 2 नियम होते हैं। कौन कौन होते हैं भाई, तो देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही पॉइंट में है। और फिर जो है आगे कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, कोण आई बराबर कोण आर। यही 2 नियम है प्रकाश के परावर्तन का। तो अगर इतना याद करते हैं तो आपके लिए 2 नंबर एग्जाम, 2 नंबर लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत, इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। ठीक है, हाँ अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कुछ बातें हैं जो हम इसको समझ लेते हैं। देखिए यदि आपतन कोण 60 डिग्री हो तो परावर्तन कोण भी 60 डिग्री होगा। अभी मैंने बता दिया भाई कि जितना एंगल से यहाँ पे कोण बनेगा, आपतन कोण जितना होगा उतना ही परावर्तन कोण होगा। इसलिए मैंने बोला कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होने का मतलब कि जितना आपतन कोण होगा उतना ही परावर्तन कोण होगा। अगर यहाँ पे आपतन कोण 40 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी 40 डिग्री है। अगर आपतन कोण 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। इसलिए बोला कि आपतन कोण 60 डिग्री तो परावर्तन कोण भी 60 डिग्री। एक एग्जाम्पल दिया गया है। अच्छा आगे तो एक और है, यदि आपतित किरण लंबवत हो तो परावर्तन कोण क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। ये भी ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछा है, हमने पढ़ाया था आपको ऑब्जेक्टिव में। देखिए किरणें अगर ऐसे आ रही हैं, अभिलंब से किरणें, तो ये तो ठीक ऐसे आया चला गया इधर, लेकिन अगर ऊपर से सीधा किरणें आएगी तो सीधे चली जाएगी, कोई एंगल बनेगा नहीं। सीधे आएगी किरणें, सीधे ऊपर चल जाएगी, तो कोई किरण तो बना नहीं, कोई बना तो नहीं, एंगल तो बन नहीं पाया। एंगल कब बनेगा, जब यहां से आएगा तब न यहां जाएगा, यहां से आएगा तब न यहां जाएगा, एंगल बनेगा। लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा, सीधे प्रकाश किरण आएगी। यानी कि प्रकाश किरण अगर लंबवत पड़े तो वहां पर परावर्तन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण 0 होता है। 90 डिग्री नहीं लगाना भाई कि सीधा खड़े है तो 90 डिग्री हो जाएगा, ऐसा नहीं। ठीक है, अब आते आगे, अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे प्रतिबिंब क्या होता है। प्रतिबिंब के बारे में जानेंगे। प्रतिबिंब कहते किसे, प्रतिबिंब का मतलब इमेज, फोटो समझते हैं, जो हमारा फोटो बनता है मोबाइल में, कैमरा में, जो हमारी मेरी फोटो आपकी आंखों में बन रही है तब तो मैं दिख पा रहा हूँ ना। हम कोई भी चीज़ को देखते हैं तो उसका हमारे आंखों में फोटो बनता है, पहले इमेज बनता है, प्रतिबिंब बनता है, तब हम उसको देख पाते हैं। तो प्रतिबिंब होता क्या है भाई, तो कहते हैं कि जब प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद किसी बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। मतलब दर्पण से किरणें टकराई और टकराने के बाद कहीं पे मिला या मिलता हुआ मालूम हो रहा है। प्रतीत होना मतलब क्या होता है, मिलते हुए मालूम होती हैं, तब उसको बोलेंगे प्रतिबिंब। एग्जाम्पल यहाँ पे आपके सामने दिखा हुआ है, देखिए ये देखें, एक ये जो है किरण है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे, वस्तु यहाँ पे रखा हुआ है, फोटो बन रहा है, लेकिन असल में इसको वस्तु दिख नहीं रहा है कि फोटो बन कहाँ रहा है। तो इन्होंने एज्यूम किया, अनुमान लगाया कि भाई यहाँ पे बनता होगा। तो जब भी कोई फोटो बनेगा ना तो किरणें मिलेगा तभी फोटो बनेगा। प्रकाश के परावर्तन के बाद किरणें जब तक नहीं मिलेगी तो फोटो नहीं बन पाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है मेरी बात, कि प्रकाश जैसे टकराया और वापस गया, तो इस हमारी फोटो आपकी आंखों पे कैसे बन रही है, टकरा के आपकी आंखों पे जा रही है, तो आप एक फोकस पॉइंट बन रहा है आपकी आंखों पे, तब जाके हम दिख पा रहे हैं आपको। समझ में आ रहा है? तो ये जब तक ये नहीं बनेगा तो अब जैसे मान लो ऐसे एज्यूम करो कि भाई जैसे आपके सामने दीवार है, ठीक है, आपके सामने घर का दीवार है, ठीक है, तो दीवार के ऊपर तो हमको दिखेगा नहीं। अब मान लीजिए आपकी आंखों पे लाइट आ रही जरूर, अब आपको दीवार के उस साइड क्या है दिख नहीं रहा है, लेकिन आपने अगर देखा होगा तो एज्यूम कर रहे हो कि हो सकता है वहां पे उसका घर है और ऐसा बन रहा होगा। अनुमान लगा रहे हैं, अनुमान लगा रहे, ये वर्चुअल है, मतलब अनरियल है, काल्पनिक इमेज बन रहा है। सोच रहे हैं कि उस दीवार के पीछे फलाना का घर है, ढिमकाना का घर है, हमको दिख रहा है ऐसा कुछ लग वहाँ पे घर है,
छत है, ऐसा कुछ। तो वही बोला गया है, वर्चुअल में बोला गया कि इसको लग रहा है कि यहाँ पे फोटो है, और यहाँ पे देखिए रियल में यहाँ पे इमेज बनता हुआ दिख रहा है कि देखो किरणें यहाँ पे आई और टकरा के देखिए यहाँ पे आ रही है, ये भी किरणें टकरा के यहाँ पे आ रही है, तो किरण यहाँ पे देखिए मिला, तो इसको रियल यहाँ पे इमेज दिख रहा है। तो प्रतिबिंब कहते हैं कि जब भी कोई दर्पण से किरणें निकलेगी तो या तो टकराने के बाद एक जगह मिलेगी या मिलता हुआ प्रतीत होगा, मतलब मिलता हुआ मालूम होगा, तभी बोलेंगे इमेज, तभी इमेज बनेगा। तो इमेज बनने के लिए जरूरी क्या है कि किरणें मिलना जरूरी, किरणों का मिलना जरूरी, किरणें मिलेगा तभी इमेज बन पाएगा। अब इमेज भी बनता है दो टाइप का, कितने टाइप का बनता है याद करेंगे, ऑब्जेक्टिव में आएगा, दो प्रकार का इमेज बनता है, एक हो गया वास्तविक इमेज, दूसरा हो गया आभासी या काल्पनिक इमेज, रियल या वर्चुअल। तो दो टाइप का इमेज बनते हैं, या तो वास्तविक बनेगा या तो काल्पनिक बनेगा। अब वास्तविक कब बनेगा भाई, देखिए यहाँ पे सिंपल वास्तविक कब बनेगा, अगर किरणें एक्चुअल में मिल रही है, जैसे आप मुझे देख रहे हो, आप मोबाइल देख रहे हो ना, लेकिन मोबाइल में मैं दिख रहा हूं, तो मोबाइल से जो किरणें निकल रही है ना वो आपकी आंखों पे आ रही है, तो आपकी आंखों पर किरणों का यहाँ पे मिलान हो रहा, फोकस में मिल रहा है, तो मैं आपको दिख रहा हूं, ठीक है। तो ये एक्चुअल किरणें मिल रही है, तो जब एक्चुअल में किरणें जब मिलेगी तो उसी को बोलेंगे रियल इमेज। आगे उसके बारे में डिफाइन किया हुआ है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, जब प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, एक्चुअल में मिलती है, तब उसको बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। और वही जब दर्पण के बाद परावर्तन होगा तो मिलती हुई प्रतीत होती है, मतलब ऐसा मालूम हो रहा कि किरणें मिलता होगा, तो इसको बोलेंगे आभासी प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब समझ में आ गया आपको, आभासी प्रतिबिंब समझ में आ गया। वास्तविक प्रतिबिंब में किरणें वास्तव में मिलेगी, जैसे यहाँ पे देखिए किरणें वास्तव में मिल रही दिख रहा, और यहाँ पे किरणें मिल नहीं रहा बल्कि लग रहा, देखिए डॉट डॉट दिख रहा है, यहाँ पे डॉटेड लाइन से दर्शाया गया, किरणें मिल रही है लेकिन एक्चुअल में नहीं, हम ऐसा मान रहे कि किरणें वहां पे हैं। जैसे देखें इसको, देखें कहाँ गया वो तस्वीर था ना, जैसे ये इमेज देखें, पीछे क्या है, गमला है, पौधा है ना, गमला पौधा तो आपने देखा होगा। जब इसको देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा ना, एज्यूम भी आ रहा कि गमला, भाई धुंधला जरूर दिख रहा है लेकिन आपको पता है कि गमला कैसा होता है, पौधा भी दिख रहा होगा, हल्का लग रहा कि हाँ। तो यहाँ पे किरणें जो है ना एक्चुअल में नहीं बल्कि मिलता हुआ मालूम हो रहा है। तो यहाँ पे हल्का हल्का इमेज बनने का रीजन वही है कि किरणें पूरा नहीं मिल रहा, अगर किरणें जब पूरी मिल जाएगी किरणें तो हमें तो इमेज दिख जाएगा। देखिए यहाँ पे किरणें आर पर हो गई, किरणें मिल गई तो पीछे का पूरा दिख गया, और यहाँ पे तो किरणें आर पर ही नहीं हो रहा है, जब आर पर ही नहीं होगा तो दिखेगा नहीं, तो हमको लग रहा भाई कि पीछे छाया वाया बनता होगा। तो ये हो गया काल्पनिक इमेज, ये क्या हो गया, काल्पनिक इमेज हो गया, ये काल्पनिक इमेज है, और पीछे आपका दोस्त है तो क्या हो जाएगा, वास्तविक हो जाएगा। तो वास्तविक और काल्पनिक आपको समझ में आ गया कि वास्तविक इमेज क्या होता है। तो वास्तविक इमेज में वास्तव में दिखेगा, मिलता हुआ प्रतीत होगा, किरणें मिलता हुआ दिखेगा, और काल्पनिक में मिलता हुआ प्रतीत होगा। यहाँ वास्तव में एक पॉइंट है, वास्तव में मिलती है, यहाँ पे मिलता हुआ प्रतीत होता है। अब एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत अच्छे से बनता है कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर क्या है, ये दोनों में डिफरेंट क्या है, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना है। क्या डिफरेंट है वास्तविक प्रतिबिंब में और काल्पनिक प्रतिबिंब में, ये दोनों में अंतर क्या है। तो देखिए अब इसमें तो पहला अंतर तो हो जाएगा कि प्रतिबिंब दर्पण से परावर्तन के बाद वास्तव में मिलती है, और दूसरा हो जाएगा मिलती हुई प्रतीत होती है। तो पहला तो डिफरेंट हो गया इसका परिभाषा का कि वास्तविक प्रतिबिंब में वास्तव में मिलती है और काल्पनिक प्रतिबिंब में मिलती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। हाँ, दूसरा कि यह प्रतिबिंब क्या होता है, उल्टा होता है। याद करेंगे जो वास्तविक प्रतिबिंब होगा वो क्या होगा, उल्टा होता है, और जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वो सीधा होता है। ये लघु में भी सवाल आ सकता है और ऑब्जेक्टिव में सवाल बनता है कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है। तीसरा है इस वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। क्लियर, इज इट क्लियर बच्चों। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, आपको अच्छे समझ में आ गया। इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है भाई, उल्टा होता है। देखिए जो वास्तविक होगा वो क्या होगा, उल्टा होगा। यहां देखिए ये वास्तविक प्रतिबिंब है ना, और यहाँ वास्तविक प्रतिबिंब हमें क्या दिख रहा है, उल्टा दिख रहा।
वस्तु ऐसा है और हमें ऐसा दिख रहा है। तो वास्तविक प्रतिबिंब जैसे हमारी आंखों पे जो फोटो बनता है ना, वो कैसा बनता है? उल्टा बनता है। बोलेगा ऐसे कैसे सर, हम तो आपको सीधा देख रहे हैं, मुंडी ऊपर है पैर नीचे है, हम तो देख रहे हैं सर। बोले हाँ सही बात है। तो ब्रेन के माध्यम से हम देख पाते हैं उल्टा को सीधा। लेकिन हकीकत ये बात यह है कि हमारी आंखों पर जो फोटो बनता है वो उल्टा बनता है। वास्तविक जो बनता है, मैं ही रियल हूं, मैं जो आपको दिख रहा हूं मैं हस्ताक्षर ही हूं, रियल मेरा फोटो बन रहा है। लेकिन मेरा फोटो आपकी आंखों पर उल्टा बन रहा है। और उल्टा बन रहा तो सीधा कैसे देख रहे हैं हम? ब्रेन की मदद से। ठीक है, तो जो वास्तविक प्रतिबिंब होगा वो उल्टा बनेगा और जो काल्पनिक होगा वो सीधा बनेगा। अच्छा, इसमें एक पॉइंट है, पर्दे पर उतारा जा सकता है। मतलब क्या हुआ? देखिए, पर्दा यहाँ पे है, ये लाइट निकल रहा है ना, और यहाँ पे बन रहा, नहीं सॉरी उल्टा मैं बोलते हूँ, हाँ इमेज यहाँ बन रहा, पर्दा यहाँ पर्दा, ये लाइट निकल रहा, यहाँ पे गया और टकराने के बाद यहाँ पे बन रहा। तो अगर यहाँ पर कोई फोटो, यहाँ पे अगर कोई फोटो चलेगा, अगर कोई फोटो निकल रहा होता है तो इसका फोटो यहाँ पे दिखेगा। सिनेमा घर में क्या होता है? ऐसे ही होता है ना सिनेमा घरों में। सिनेमा घरों में यही होता है भाई, लेजर ऊपर से मारता है फोकस। आपने कभी सिनेमा घर गया हो तो देखिएगा, सबसे ऊपर बैठते हैं ना, तो खाली मूवी मत देखिए, सब कुछ देखिए। पीछे साइड देखिएगा, ऊपर में बड़ा फॉक्स मार रहा है, अब पर्दा पे आ रहा है। अब वही फॉक्स बंद हो गया तो कुछ नहीं दिखेगा, कोई हीरो, ना शाहरुख, ना सलमान, ना अक्षय, ना गोविंदा, कुछ नहीं दिखेगा, है ना। तो जब वहां से फोटो लाइट मारेगा ना, तब आपको पर्दे पर फोटो दिखता है। तो हमें जो फोटो दिखता है कैसे दिखता है? सही दिखता है। तो याद करेंगे, पर्दे पर उतारा जा सकता है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। नेक्स्ट है, यही तो है, देखिए ये उल्टा दिख रहा, ये उल्टा बन रहा है, इसका उल्टा बन रहा, सीधा बन रहा। चलो अब आते हैं भाई समतल दर्पण के बारे में पढ़ते हैं। समतल दर्पण किसे कहते हैं? पहला क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे, व्हाट इज समतल दर्पण? प्लेन मिरर क्या होता है? तो हमने यहाँ तक प्रतिबिंब समझ में आ गया, जान गए हम लोग। अब आते हैं समतल दर्पण पे, दर्पण शुरू करते हैं अब। समतल दर्पण, तो सबसे पहले समतल दर्पण के बारे में पढ़ते हैं। प्लेन मिरर, समतल दर्पण होता है भाई जिसका परावर्तक सतह समतल हो, मतलब जहां से प्रकाश टकरा कर वापस लौटती है वो प्लेन होना चाहिए, गोल नहीं होना चाहिए, उठा हुआ नहीं होना चाहिए, धंसा हुआ नहीं होना चाहिए, एकदम प्लेन होना चाहिए। और जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक, याद करेंगे प्रतिबिंब कैसे बनेगा? हमेशा काल्पनिक बनता हो, सीधा बनता हो और वस्तु के बराबर बनता हो, उसी को बोलेंगे समतल दर्पण। तो यहाँ पे समतल दर्पण की खूबी बताया जा रहा कि जब भी कोई समतल दर्पण होगा उसका जो सतह होगा प्लेन मिरर होगा, मिरर जो है प्लेन होगा। ये हमारे घर में जो आईना लगा रहता है, देखिए बालक आईना देख रहा है, क्या है? प्लेन है कि नहीं? प्लेन है। और क्या बोलता है? फोटो जो बनेगा काल्पनिक बनेगा, वास्तविक फोटो नहीं बनता है, काल्पनिक बनता है। क्योंकि आईना है ना भाई, जैसे आपने आईना में देखा तो आपका फोटो बन गया, तो वो रियल थोड़ी ना है, वो तो आपका डुप्लीकेट है ना भाई। वो बंदर वाला आपने नहीं देखा क्या? बंदर के सामने आईना रख दिया तो बंदर उसको पकड़ रहा, नोच रहा है, और नोचेगा किसको? बंदर ही तो है उसमें है। आपने देखा होगा कोई रील्स वगैरह में, जंगल में रख दिया, बड़ा सा आईना रख दिया और सब जानवर देख के डर रहा है उसमें। तो हमारा फोटो जो आईना में बन रहा है ना, वो क्या बन रहा है? वो आभासी बन रहा है, यानी कि काल्पनिक बन रहा, और सीधा भी बन रहा, सीधा देखे बन रहा। मुंडी ऊपर है, पैर नीचे है, ये लड़का का सर ऊपर है तो सर ऊपर दिख रहा, पैर नीचे तो पैर नीचे दिख रहा। और बराबर वस्तु का आकार का बनेगा, देखिए जितना बड़ा 4 फुट का तो 4 फुट बनेगा, 3 फुट तो 3 फुट बनेगा। तो ये है समतल दर्पण। हमारे घर में जो आईना है ना, वो समतल दर्पण है, प्लेन मिरर है। उसके बाद समझते हैं भाई कि समतल दर्पण द्वारा बड़ा प्रतिबिंब की विशेषता भी समझते हैं। अब समतल दर्पण में जो फोटो बनता है उसकी खासियत क्या है, इसी से आएगा। पहला खासियत है कि प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक बनेगा और सीधा बनेगा, और हमेशा वस्तु के बराबर बनेगा, ये भी खासियत है, इसकी विशेषताएं हैं, इसके एडवांटेज है। और प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। देखिए आप यहाँ पे खड़े हैं तो फोटो बन रहा है यहाँ पे, जरूर फोटो आपको दर्पण में दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्या वो दर्पण के पीछे बन रहा फोटो। अगर जो पीछे कलर किया हुआ है उसको निकाल दे तो फोटो बनेगा, आर पार हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? तो दर्पण के पीछे देखिए, आप एग्जांपल देखिए, आपको भले आईना में फोटो दिख रहा है जरूर, लेकिन वो फोटो जो दर्पण के पीछे, दर्पण के आगे बनेगा तो फिर तो दर्पण के तो आगे तो आप खड़े हैं। तो दर्पण में जब भी फोटो बनता है ना, पीछे बनता है।
इसीलिए तो पीछे बनने की वजह से तो काल्पनिक फोटो बन रहा है। अगर वास्तविक बनता तो फिर तो फोटो आप ही रहते फिर वो, है ना, बड़ा बड़ा दिखता आपका चेहरा। और क्या है, इसे पार्श्विक प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। पार्श्विक रूप से उल्टा क्या होता है बच्चों, देखिए ये बच्चा दायां हाथ उठाया ना, यहाँ देखिए, अरे भाई हाँ ये मिरर में गलती बताया है, ये दायां हाथ उठा रहा, आईना में दायां हाथ ही लग रहा है। यहाँ देखते हैं, ये देखिए, आहा, ये देखिए कैसे चमला रही है, इठला रही ना, ऐसे की, ऐसे की, बायां वाला हाथ ऐसे है, आईना में देखो लग रहा है दायां हाथ की है ना। आईना में क्या लग रहा, आईना देखिए ना, लग रहा है दायां तरफ वाला हाथ की है। इधर रियल में क्या है, रियल में बायां हाथ है ऐसे, और यहाँ क्या है, दाएं हाथ में है। समझ आ रहा, तो ये थोड़ा उल्टा हो गया, ये गलत इमेज आ गया, ठीक है ना। असल में असल में इसका ये हाथ इधर उठना चाहिए था, गलती, ये इमेज गलती दे दिया है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ भी दायां हाथ उठा रहा है, यहाँ भी दायां हाथ उठा रहा है। इसका रियल एग्जांपल ये समझिए, यहाँ पे जो ये जो है बच्ची जो है, यहाँ पे इस तरह से जो इठला रही है ऐसे, है ना। तो इधर देखिए बायां हाथ, इसका बायां हाथ है, लेफ्ट वाला है, और इसमें देखिए राइट वाला दिख रहा है। इमेज से भी डिफरेंट पड़ता है। देखिए इमेज देख रहे हैं आप, आर लिखिएगा ऐसे तो आपको ऐसे दिखेगा उल्टा, ठीक है ना। तो ये हो गया, इसको बोलते हैं पार्श्विक रूप से उल्टा। आप आईना के सामने जाइए ना, दायां हाथ उठाइए, जय हिंद कीजिए, तो आईना में लगेगा कि जब बायां हाथ उठा रहा फोटो जी, इधर दायां हाथ उठा रहे हैं, आपको भी दायां हाथ ही दिख रहा है। मेरे को आप मेरी फोटो देख रहे, क्या दिख रहा है, दायां दिख रहा है ना, कैमरा है यहाँ पे, लेंस लगा हुआ है, ठीक है ना, दर्पण नहीं है, तो दायां हाथ दिख रहा, उत्तल लेंस की वजह से ये पूरा रियल दिख रहा है, वास्तविक दिख रहा है, दायां हाथ दिख रहा है। लेकिन वही अगर आईना में दिखेगा समतल में, तो दायां उठाइएगा तो बायां लगा के बायां उठाएगा। आप देख लेना, एक बार ट्राई कर लेना, ठीक है ना। और प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की दूरी के बराबर होता है। जितना दूरी पे अगर है यहाँ पे, उतनी दूरी पे फोटो बनेगा, ठीक है। इसमें प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना दर्पण से आगे होता है। जितना आगे रहेगा उतना पीछे बनेगा, दर्पण के जितना आगे रहेंगे उतना पीछे बनेगा। तो ये एग्जाम में आपके ये भी क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, और ये भी क्वेश्चन बनते हैं, तो बना लीजिएगा। चलिए ये तो हम समझ गए। अब आते हैं भाई गोलीय दर्पण की तरफ। क्या आते हैं, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो गोलीय दर्पण के बारे में अगर बात कर ले, चर्चा कर ले भाई, तो गोलीय दर्पण होता क्या है। तो गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। क्या होता है, किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। ठीक है, हाँ चलिए। तो गोलीय दर्पण क्या होता है, गोला, किसी खोखले गोले का एक भाग होता है गोलीय दर्पण। अब इसका दो प्रकार है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। जैसे यहाँ पे देखिए, ये वाला समझिए, इसको हम आगे समझने वाले हैं। ये गोलीय एक गोला ले लिया गया, एक गोला है, ये गोला कैसा है, खोखला है, अंदर से पूरा खोल है। तो एक तरफ से देख रहे उठा हुआ है, एक तरफ से धंसा हुआ है। मतलब ऐसे समझिए, इधर इधर रंगा हुआ, कलर किया हुआ है, मतलब उठा हुआ जो है ना वो कलर किया हुआ है, इधर जो है धंसा हुआ जो है रंगा हुआ है, कलर किया हुआ है। इसके बीच से अगर दो पार्ट डिवाइड कर देंगे तो इधर वाला एक अलग दर्पण बन जाएगा, उत्तल दर्पण बन जाएगा, इधर वाला बन जाएगा अवतल दर्पण। इसका डिफिनेशन यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए, ये अवतल दर्पण है, ये धंसा हुआ है। ये देखिए, दिख रहा है ना, उठा हुआ दिख रहा है, उठा हुआ लग रहा है, आईना शीशा निकला हुआ है। गाड़ी में देखते होंगे, गाड़ी का जो बाइक वगैरह होता है ना, मोटर कार वगैरह, ये तो कार वगैरह देखिएगा जो साइड में रहता है ड्राइवर के, तो उसी देखिएगा आगे हल्का से उठा रहेगा, हल्का ऐसे कर्व रहेगा, पूरा नहीं, हल्का से उठा रहेगा। आप ऐसे छूइएगा ना तो पता चलेगा ऐसे हो रहा, ऐसे हो रहा, ऐसे। तो उत्तल दर्पण जो क्या होता है, जो परावर्तक सतह है ना वो उठा रहेगा, है ना। उल्टा नहीं, यहाँ पे उल्टा लिख दिया, तो उल्टा यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये उल्टा लिख दिया यहाँ पे। वही तो मैं देख रहा हूँ, ये उत्तल या अवतल होगा, ये अवतल होगा, ये उत्तल होगा, है ना, ये अवतल ये उत्तल। क्योंकि उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह उठा हुआ रहेगा, है ना। यहाँ पे उठा हुआ देखिए, ये है चिकना वाला परावर्तक सतह, ये ना है, जहाँ चिकना होगा वो होगा परावर्तक सतह। तो ये उत्तल दर्पण और यह अवतल दर्पण, ठीक है। तो गोलीय दर्पण का दो प्रकार उत्तल होता है। देखिए
अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं। ये दोनों पॉइंट याद करना, अवतल को अभिसारी, उत्तल को अपसारी। अच्छा भाई, अब समझते हैं गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ पद। यहाँ पे फिर से मैं सुधारता हूं, यह जाएगा अवतल दर्पण और यह हो जाएगा उत्तल। पद क्या है इसमें, देखिए कौन कौन सा टर्म है। देखिए यहाँ पे वक्रता केंद्र है, ये P वाला जो है इसको ध्रुव बोला जाएगा, ध्रुव बोला जाएगा। और फिर त्रिज्या यहाँ से आता क्या है, त्रिज्या R है, ओके। और ये जो लाइन खींचा हुआ है इसको बोलेंगे प्रधान अक्ष। क्या बोलेंगे, प्रधान अक्ष बोलेंगे, जो लाइन खींचा हुआ है। देखिए तो ध्रुव किसको बोलेंगे, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण को ध्रुव बोलेंगे। दर्पण के बीच पॉइंट कौन है, देखो यहां से, ठीक है, दर्पण है, गोलीय दर्पण है ये, तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु, इस दर्पण के बीच पॉइंट कौन है, ये वाला है, ये वाला है ना। इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग ध्रुव बोलेंगे। और वक्रता केंद्र क्यों बोलेंगे, गोलीय दर्पण के जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को, बीच वाला पॉइंट जो केंद्र है ना, जो सेंटर है दर्पण के, जो बीच में सेंटर है, इसको बोलेंगे वक्रता केंद्र है, सेंटर है। और त्रिज्या किसको बोलेंगे भाई, तो गोलीय दर्पण कि जिस गोले का भाग होता है वह उसकी त्रिज्या के दर्पण के वक्रता त्रिज्या होता है। यानी कि दर्पण के त्रिज्या, गोलीय दर्पण का जो त्रिज्या है ना उसे बोलेंगे वक्रता त्रिज्या, गोलीय दर्पण के त्रिज्या को बोलेंगे वक्रता त्रिज्या। और प्रधान अक्ष बोलेंगे, या प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को क्या बोलेंगे, प्रधान अक्ष बोलेंगे। यहाँ से देखिए ध्रुव है और वक्रता केंद्र है, इस जो रेखा ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिला रही है उसी को बोलेंगे प्रधान अक्ष, ठीक है। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाएगा उसको क्या बोलेंगे, प्रधान अक्ष बोलेंगे। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बनता है R बराबर 2F, इसका सत्यापन करेंगे कोई अलग वीडियो में, है ना। इसके बाद मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा R बराबर 2F कैसे प्रूफ करना है। और एक है दर्पण का सूत्र है 1/v + 1/u बराबर 1/f, उसको भी मैं बना दूंगा, ठीक है, अलग से। तो ये आप याद करेंगे कि दर्पण की फोकस दूरी और त्रिज्या में क्या संबंध है, तो R बराबर 2F, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, F बराबर R/2 भी बोल सकते हैं। ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। अब आते हैं भाई अवतल दर्पण का फोकस किसे कहते हैं। देखिए एग्जाम में आया था, अवतल दर्पण का फोकस, उत्तल दर्पण का फोकस। फोकस मतलब जहां पे दर्पण से परावर्तन हो रहा प्रकाश जहां पे मिल रहा है। अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के वह बिंदु जहां समांतर किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती है। देख रहे हैं किरणें आ रही है, अब परावर्तन के बाद मिल रही है, तो जहां पर किरणें मिलेगी इसी को बोलेंगे अवतल दर्पण का फोकस। तो सिंपल सा इसका डेफिनेशन है भाई कि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर, मुख्य अक्ष है ना, वह बिंदु जहां पर, मुख्य अक्ष ना, यहाँ पे देखो ये प्रधान अक्ष पर ही तो बिंदु है, जहां पर फोकस बनेगा वो फोकस कहां बनेगा, मुख्य अक्ष पर ही फोकस बनना है। वही बोलेगा मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहां पर समांतर किरणें, किरणें समांतर तो आ रही है, किरणें समांतर आ रही है और टकराने के बाद एक जगह क्या हो रही है, मिल जा रही है ना। टकराने के बाद क्या हो रही है, मिल रही है, उसको बोलेंगे फोकस, अवतल दर्पण का फोकस। तो समझ आ गया, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष का वह बिंदु जहां पर समांतर किरणें आती है और परावर्तन होती है, टकराती है तो एक जगह मिल जाती है, उसको फोकस बोलेंगे। क्योंकि ये फोकस हो रहा है अवतल में तो बोलेंगे अवतल दर्पण का फोकस बोलेंगे। सेम इसी प्रकार उत्तल में हो जाएगा कि उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष का वह बिंदु जहां समांतर किरणें परावर्तन के बाद मिलती हुई प्रतीत होती है। उत्तल दर्पण में एक्चुअल नहीं मिलता है, मिलता हुआ प्रतीत होता है। देखिए यहाँ पे असल में क्या है, उत्तल दर्पण में जब प्रकाश पड़ता है तो छितरा जाता है, फैल जाता है। तो भाई यहाँ पे हमको लग रहा है कि फोटो यहाँ पे बन रहा, तो हम एज्यूम कर लिए यहाँ पे फोटो बन रहा है, इसको बोलेंगे मिलती प्रतीत होती है। अब आते हैं, अब बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आ गया, अवतल दर्पण किसे कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये टॉपिक समझेंगे, अवतल दर्पण क्या होता है, व्हाट इज कॉनकेव, नहीं इसको क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं, अंग्रेजी नाम याद है ना, कॉनकेव मिरर, और उत्तल को बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। ये दोनों इंग्लिश का नाम भी याद करना है भाई, इंग्लिश का थोड़ा थोड़ा नाम याद कीजिए, ताकि कोई भी बच्चा, इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा, सीबीएसई वाला बच्चा आपसे पूछ ले भाई कि कॉनकेव मिरर क्या होता है, तो गड़बड़ा मत जाइएगा। कॉनकेव मिरर क्या होता है सर, हम तो पढ़वे नहीं किए कॉनकेव मिरर, हम तो अवतल अवतल दर्पण पूछ रहा है, फटाफट बता दीजिएगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, तो
अब देखिए अवतल दर्पण क्या होता है कि जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह क्या होता है, धंसा हो। परावर्तक सतह मतलब होता है जहां से प्रकाश टकरा के वापस लौटती है, उसको बोलते हैं परावर्तक सतह। तो अगर परावर्तक सतह धंसा हुआ हो और उभरा हुआ भाग रंगा हुआ हो, उसको बोलेंगे अवतल दर्पण। तो देखिए ये धंसा हुआ दिख रहा है, आपको लग रहा है उभरा हो ना, ये धंसा हुआ है। क्या है ये? धंसा हुआ है। और धंसा हुआ पार्ट जो हमको दिख रहा है, आगे और एग्जांपल देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि धंसा हुआ क्या होता है। और पीछे जो इसका कलर किया हुआ है, यहाँ पर इसे डायग्राम से समझ सकते हैं, ये जो इस तरह से ऐसे किया हुआ है, ये कलर किया हुआ है। तो उभरा हुआ भाग क्या है? कलर किया हुआ है। और चिकना, ये जो देखिए पहले अंदर का पार्ट देखिए चिकना है, तो अंदर का पार्ट जो है किरण देखिए आ रही है, टकरा कर वापस जा रही है। तो किरण किधर टकरा रही है? चिकनी सतह पर किरणें टकरा कर वापस जा रही है, ना कि उधर खुरदरा जो उधर नहीं। तो ये है अवतल दर्पण का डिफिनेशन, या तो इसको बोलेंगे इसकी पहचान कि अवतल दर्पण क्या होता है। समझ में आ गया कि जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ है, जिसमें प्रकाश जाएगा वापस लौटेगा, वो धंसा हुआ रहेगा। और जो उभरा हुआ भाग है वो पेंट किया रहेगा, कलर किया रहेगा, रंगा हुआ रहेगा। और रंगा रहेगा तब ना दर्पण बन पाएगा। अब हम अवतल दर्पण के बारे में अगर पढ़ रहे हैं तो पूरी बातें पहले अवतल दर्पण के बारे में जानेंगे, फिर उत्तल दर्पण के बारे में जानेंगे, फिर हमारा चैप्टर क्लोज हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब एक उपयोग एग्जाम में बहुत पूछता है भाई कि अवतल दर्पण का उपयोग क्या होता है बताइए, ये एग्जाम में बहुत पूछता है। तो 4-5 उपयोग यहाँ पे लिख दिए हैं एग्जाम्पल के साथ आपका। इसका उपयोग टॉर्च में होता है, हेडलाइट में होता है, सर्च लाइट में भी होता है। दांत नाक कान के चिकित्सक मतलब डॉक्टर, जो दांत वाला डॉक्टर, नाक वाला डॉक्टर, कान वाला डॉक्टर भी इसका इस्तेमाल करता है। दाढ़ी बनाने वाला दर्पण में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। सौर कुकर और सौर भट्टी में इसका इस्तेमाल करते हैं। ये आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव तो भर भर के पूछता है। दाढ़ी बनाने वाला दर्पण किसे कहते हैं? सौर कुकर में किस दर्पण का उपयोग होता है? एग्जाम में पूछा है बहुत बार, है ना। हेडलाइट में कौन सा दर्पण होता है? एग्जाम में आ चुका है। दंत चिकित्सक यानी कि जो दांत वाला जो डॉक्टर होता है वो कौन सा दर्पण इस्तेमाल करता है? आइए एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए टॉर्च है, टॉर्च में दिख रहा धंसा हुआ कुछ दिख रहा अंदर से। टॉर्च कैसा होता है? ऐसे रहता ना, ऐसे यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है, ऐसे ऐसे टॉर्च। ऊपर जो है ऊपर कांच है, इसके ऊपर में कांच लगा हुआ है ताकि नुकसान ना हो। ये कांच जो है नॉर्मल कांच है, ये कोई उत्तल अवतल नहीं है। और अंदर जो धंसा हुआ जो दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट अवतल है। तो अब आपको समझ आ गया डिफिनेशन की अवतल दर्पण में जिसमें टकरा के प्रकाश वापस जाएगा वो धंसा हुआ रहता है। अब यहाँ पे दर्पण का कलर किया बना हुआ है अंदर में, अंदर जो धंसा हुआ ये दर्पण है। अब यहाँ से बल्ब से जैसे लाइट निकलेगा ना, तो यहाँ से प्रकाश जाएगा, टकराएगा और एक जगह फोकस मारेगा। तो टॉर्च में क्यों इस्तेमाल करते हैं हम लोग अवतल दर्पण? क्योंकि प्रतिबिंब एक जगह पड़े, लाइट एक जगह फोकस हो। आप सोचिए कोई ऐसा टॉर्च निकाल दे, जलाए तो पूरा लाइट फैल जाए, तो वैसा टॉर्च का कोई मतलब रहा? हम लाइट जलाएं अब फैल जाए। टॉर्च का मतलब कि जहां पे दिखा रहे वहीं पे दिखे। आप अपने घर में टॉर्च जला के देखिए, है ना, जहां पे दिखेगा वहीं पे फोकस मारेगा। गाड़ी की हेडलाइट दिखे, दिख रहा गाड़ी की हेडलाइट एकदम मार रहा है, फोकस फैल नहीं रहा बल्कि फोकस एक जगह मार रहा है। ये हो गया गाड़ी की हेडलाइट हो गया। और देखते हैं, ये सर्च लाइट है। क्या ये सर्च लाइट है। आपने देखा होगा ड्रामा वगैरह में, फिल्मों में, या तो फिर बोलेंगे क्या बोलते हैं जंगल वंगल वाला जो देखते हैं डिस्कवरी चैनल वगैरह में, तो आपको वो भी दिखाई पड़ेगा। उसके अलावा फिर आप CID वगैरह में भी ऐसा देखते हैं, पुलिस लोग बड़ा सा लेकर आता है, खोजता है, तो सर्च लाइट बोलेंगे इसको। देखिए डॉक्टर जो होता है, दांत वाला डॉक्टर होता है, अब इधर अंदर में मतलब इस तरह अंदर में दाना हो गया एकदम अंदर में, तो डॉक्टर कैसे देखेगा, है ना, कितना मुंह फाड़िएगा। तो वो यहाँ पे लगाएगा दर्पण, अंदर का दिख जाएगा उसमें। गला में हो गया कुछ, तो गला में कैसे फाड़ के देखेगा? तो छोटा सा दर्पण रहता है, अंदर घुसाएगा तो दिख जाएगा उसको। नाक में हो गया दाना, कान में हो गया कुछ जख्म, तो कैसे दिखेगा? तो दर्पण वहां पे इस्तेमाल करते हैं इस तरह से दर्पण। तो ये हो गया आंख वाला डॉक्टर, नाक वाला डॉक्टर, गला वाला, कान वाला, सब डॉक्टर इस्तेमाल करता है अवतल दर्पण। ये देखिए सोलर कुकर है। क्या है? सोलर कुकर है।
इसके बारे में भी एक चैप्टर पढ़ना होगा, लास्ट चैप्टर। सोलर कुकर, कुकर में क्या होता है, खाना पकता है। यहाँ पे जो सूरज की रोशनी से खाना बनेगा। कैसे बनेगा, सूरज की रोशनी से। कोई आग नहीं चाहिए, कोई गैस नहीं चाहिए, लेकिन हाँ बहुत सब्र करना पड़ेगा। बीरबल की खिचड़ी 4-4 घंटा लगता है खाना बनने में, 3 घंटा 4 घंटा, डिपेंड करता है कि सूरज की रोशनी कितना हीट है, कितना ज्यादा गर्म है, उस पर डिपेंड करता है। तो देख रहे इस तरह से यहाँ पे डिब्बा में मतलब कि चावल वगैरह जो भी है, चावल दाल मिला के पैक कर दीजिए, रख दीजिए, और यहाँ पे जो है ऑटोमेटिक सनलाइट यहाँ पे आएगा और टकरा के एक जगह इकट्ठा होगा। जैसी सूरज की किरणें इकट्ठा होगा भाई, तो इकट्ठा होता है मतलब क्या होता है, कौन दर्पण है जो इकट्ठा करेगा प्रकाश को, बोलो कौन सा दर्पण जो प्रकाश को इकट्ठा करता है, अवतल दर्पण, अभिसारी दर्पण प्रकाश को इकट्ठा करता है। और जब प्रकाश इकट्ठा हो जाए तो प्रकाश में बहुत पावर है भाई, जला सकती है वो, तुम्हें भी जला सकती है, हमें भी जला सकती है। तो ये प्रकाश इकट्ठा होता है ना तो गर्म हो जाता है पूरा डेक्ची, अंदर का पूरा डेक्ची गर्म। खाना बनने के लिए क्या चाहिए, गर्मी, जैसे भी गर्म करो, चूल्हा से, आग से, लकड़ी से, कोयला से गर्म हो जाएगा। सौर कुकर में अवतल दर्पण इस्तेमाल करते हैं। दाढ़ी बनाने देखिए भाई साहब, जो दर्पण इस्तेमाल करें अवतल दर्पण, ताकि बड़ा बड़ा फेस दिखे, है ना, फेस बड़ा बड़ा दिखे, कहीं पे कुछ छूटे नहीं, क्योंकि इसको ससुराल जाना है ना, वहाँ पे कई सारी सालियाँ मिलेगी उनको, तो थोड़ा चिकना बन के जाना है, अंग्रेजिया बाबू जैसा। ये क्या है सर, ये सौर भट्टी, ये सौर भट्टी है। अब देखिए बहुत गजब का दिमाग लगाता है जो आदमी ऐसा करता है अपना घर को। ये अपना घर में पूरा मिरर लगा दिया, घर भी खूबसूरत लग रहा है देखने में, घर भी अच्छा लग रहा है देखने में, क्योंकि आईना लगा हुआ है, दर्पण लगा हुआ है। कौन दर्पण लगा हुआ, अवतल दर्पण। और सामने जो है ना एगो लगा दिया बड़का सा मशीन लगा दिया, जहां पर प्रकाश एक जगह इकट्ठा होगा। अब वो जो प्रकाश इकट्ठा होगा ना उसका बहुत सारा उपयोग है। सोलर, हम जो छत पे जो सोलर लगाते हैं, तो सोलर का काम क्या है, प्रकाश को इकट्ठा करना और विद्युत ऊर्जा बदल देना। तो अगर यहाँ पे सोलर हम लगा देंगे, सोचिए यहाँ पर अगर सोलर लगा देंगे, पूरा किरणें यहाँ पर किरणें प्रकाश हो जाएगी, टकरा के सब एक जगह जमा हो जाएगी। अगर यहाँ पे हम सोलर लगा दे तो क्या होगा, हमारा सोलर फटाफट बैटरी को चार्ज कर देगा, एनर्जी कन्वर्ट कर देगा, है कि नहीं। तो सौर भट्टी में इसका इस्तेमाल करते हैं, यानी कि सौर भट्टी बोले तो इस प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बनाने में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे बड़ा सा सोलर लगा हुआ है ना, और पूरा किरणें आएगी सोलर पे पड़ेगी। तो सोलर पे जब एक साथ कई किरणें पड़ेगी तो सोलर ज्यादा हीट होगा, सोलर जितना ज्यादा हीट होगा बैटरी उतना जल्दी चार्ज होगा, यानी कि बिजली उतना जल्दी बनेगा। तो ये होता अवतल दर्पण का उपयोग। तो देख लीजिए कितना सारा उपयोग हो गया, हेडलाइट में, गाड़ी के टॉर्च में हो गया, सर्च लाइट, डॉक्टर के पास, सौर कुकर, सोलर भट्टी, ये भी हो गया। और भी कुछ बचा क्या, तो बता ही दिए ना, हेडलाइट, टॉर्च वगैरह। चलिए, तो ये आपका इस्तेमाल करने का पता चल गया। अब आते भाई गोली दर्पण के लिए किरण। अब हम लोग को किरण सीखना है, कैसे किरण जाएगी, कहाँ से तो कहाँ से कहाँ जाएगी, फोटो वस्तु कहाँ पर रखे तो कहाँ पर बनेगा फोटो। थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन समझ में आ जाएगा, ध्यान समझिए। पहले समझिएगा किरण, किरण के पहले रूल समझिएगा। देखिए ये है अवतल दर्पण, है ना, पीछे कलर किया हुआ है, उभरा हुआ कलर किया हुआ है। अगर अवतल दर्पण में किरण समांतर जा रही है, ठीक है, अगर अवतल दर्पण में किरणें कैसे जा रही है, अगर समांतर किरणें जा रही है तो टकरा के फोकस से लौटेगी। कहां से लौटेगी, फोकस से लौट जाएगी, ये रूल है। और अगर किरणें जो है फोकस से आपतित होती है तो मुख्य अक्ष समांतर से, देखो ये उल्टा दे दिया, एक मिनट। कोई किरणें है, ठीक है, कोई किरणें कहाँ जा रही, फोकस से जा रही, फोकस से, फोकस से जा रही है तो समांतर लौट जाएगी। जस्ट इसका उल्टा, कि अगर समांतर किरणें जाएगी, ये किरण हमें खींचने का एक रूल है, जो दर्पण में देखते हैं ना, इस तरह से दर्पण देखिए, ये कैसे बन गया सर, नहीं समझ में आ रहा, तो पहले इसको समझिए फिर समझ में आएगा। तो अगर किरणें समांतर जाएगी तो फोकस से लौटेगी। ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव में सवाल भी आता है कि अगर कोई किरणें समांतर पड़ती है तो कहां से गुजरती है, तो बोलिएगा फोकस से गुजरती है सर जी।
और अगर फोकस से जाएगा तो समांतर से गुजरेगा, जस्ट इसका ऑपोजिट। इधर से जाएगा तो इधर से गुजरेगा, इधर से जाएगा तो ऐसे गुजरेगा। समांतर जाएगा तो फोकस से गुजरेगा, फोकस से जाएगा तो समांतर गुजरेगा। क्लियर? अब फोकस से ऐसे भी जा सकता है, इधर से जाएगा तो ऐसे गुजरेगा, ठीक है, या समांतर ऐसे गया तो ऐसे गुजरेगा। तो ये बात आप याद करेंगे कि किरणें अगर समांतर जाएगी तो फोकस से गुजरेगा, अगर फोकस से जाएगी तो समांतर गुजरेगा। ये अवतल ये उत्तल का है ना, ये उत्तल का है कि समांतर गया तो फोकस से मतलब तो काल्पनिक रूप में वापस चला गया। अगर फोकस से जा रहा है ना, या फोकस से जा रहा तो समांतर गुजर जाएगा। तो बेसिकली इसको समझिए, अवतल दर्पण का ज्यादातर एग्जाम में पूछता है। अब तीसरा क्या है, अगर वक्रता केंद्र से जा रहा है, वक्रता केंद्र से जा रहा तो वक्रता केंद्र तरफ ही लौट जाएगा। रूल है, किरण अगर वक्रता केंद्र जाएगा ना तो उधर ये लौट जाएगा, आर पर नहीं होगा, टकराएगा नहीं, वो टकरा के वापस लौट जाएगा उसी की तरफ। और चौथा पॉइंट है कि आपतित किरण यहां से, आपतित किरण जो है परावर्तित किरण के मुख अक्ष पे होती है। देखिए आपतित किरण चला यहां गया, अगर ध्रुव पे पड़ता है, अगर किरणें ध्रुव पे जा रही है तो परावर्तन का नियम है ना, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, इस एंगल के अनुसार से वो क्या होगा, लौट जाएगा। अभी चारों आपको समझ में आ गया किरण। अब देखिए पहला डायग्राम, पहला बोलता है कि वस्तु P और F के बीच में हो तो कहां कहां बनेगा वस्तु। ये दर्पण बन गया, ये P है, ध्रुव है, ये F है, ये C है। वस्तु P और F के बीच में है, यहाँ इन दोनों के बीच में कहीं पर भी रहे, यहाँ पे दिखा रहा, इस A और B नाम का कोई वस्तु है, A B नाम का कोई क्या है, वस्तु है यहाँ पर। अब देखो वस्तु जब यहाँ पे है, ठीक है, तो वस्तु से पहले किरण गुजरेगा समांतर। किरण कैसे जा रहा, किरण जा रहा समांतर। अब बताइए जब किरणें समांतर जाएगी तो कैसे क्या होगी बाबू, याद है? किरणें समांतर जाती तो फोकस से गुजरती है, यहां से फोकस से गुजर रही है। और दूसरा किरण भेजेंगे ध्रुव से, तो ध्रुव से जाएगा किरणें, तो पता है ना ध्रुव जैसे जाएगा वैसे उधर से लौट जाता है, ध्रुव से किरणें जाएगा तो उसे लौट जाएगा। तो यहाँ पे जो फोटो बनेगा काल्पनिक फोटो बनेगा इधर, ठीक है। तो अगर वस्तु को P और F के बीच में रखेंगे तो दर्पण के पीछे बनेगा प्रतिबिंब, काल्पनिक और सीधा बनेगा और बड़ा बनेगा। क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। याद करना इसको, अवतल दर्पण में P और F फोकस और ध्रुव के बीच अगर वस्तु रखा जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, काल्पनिक बनेगा। देखिए डॉट लाइन से मिलेगा तो काल्पनिक हो रहा, दर्पण के पीछे बना मतलब काल्पनिक बन रहा है ना, दर्पण के पीछे मतलब काल्पनिक बन रहा, सीधा भी बन रहा है, बड़ा बन रहा है लेकिन काल्पनिक बन रहा है। अब क्या करेंगे, वस्तु को अब रखेंगे फोकस पे। जब वस्तु फोकस पर हो, देखिए अब वस्तु कहां पर रख देंगे, फोकस पे। तो जब फोकस पे रखेंगे तो पहले वस्तु की किरणें जाएगी दर्पण पे, वस्तु से प्रकाश दर्पण पे जाएगा। तो जब दर्पण पे जाएगा समांतर किरणें जा रही जो टकरा के फोकस से लौट जाएगी। किरणें जब समांतर जाएगी तो टकरा कहां से लौटेगी, बोलिए, टकरा के फोकस से लौट जाएगी, यहाँ से फोकस लौट जा रही। और दूसरा किरण हमको वक्रता केंद्र से गुजारना है, तो वक्रता केंद्र जाएगा तो वक्रता केंद्र तरफ ही लौट जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा, वस्तु जो बन रहा है अनंत पे बन रहा है। कहां पे बन रहा है, अनंत, मतलब हमको दिख नहीं रहा, बहुत दूर फोटो बना, बहुत दूर, बहुत दूर। कब, जब फोकस पे रहेगा तब, जब वस्तु फोकस पे रहेगा ना तब हमारे प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पे बनेगा। और अनंत पे बनेगा तो भाई बहुत बड़ा बनेगा, है ना, बहुत बड़ा बनेगा। और वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक है। कैसे बनेगा, वास्तविक। देखिए दर्पण के बाएं तरफ फोटो बन रहा है तो क्या बनेगा, हमेशा वास्तविक बनेगा। यहां पर देखिए दर्पण के दाएं तरफ फोटो बन रहा है, दर्पण के दाएं तरफ फोटो बन रहा है तो काल्पनिक बनेगा, और दर्पण के अगर बाएं तरफ फोटो बन रहा है तो क्या होगा, वास्तविक बनेगा। और ये जो फोटो बन रहा है बहुत बड़ा बन रहा है और वास्तविक होगा तो याद है आपको वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, जो प्रतिबिंब वास्तविक होता है वो क्या होता है, उल्टा होता है। तो वास्तविक और उल्टा बनेगा, बैठे। जब वस्तु C और F के बीच हो, C F के बीच हो, है ना। देखिए पहले हमने इस दोनों के बीच में रखा, अब F पे रखा, अब कहाँ रखेंगे, F और C के बीच, यानी कि यहाँ पे रख देंगे कहीं पर, ठीक है, F C के बीच रख दिए। अब किरणें क्या होगी, यहाँ से फिर से टकराएगी, जाएगी समांतर, फोकस से लौटेगी, और दूसरा वक्रता केंद्र जाएगी और उधर ही लौट जाएगी। तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, हमारा प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पर,
सी और इधर अनंत है, लास्ट क्या अनंत है, तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बन रहा है। तो सी के पीछे मतलब कि क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, सी के पीछे भी बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं वक्रता केंद्र और सी तथा अनंत के बीच, सी तथा अनंत के बीच, ये हम बोल सकते हैं, ठीक है। और वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और बड़ा बनेगा। लेकिन इसमें देखिए बहुत बड़ा, इसमें बहुत बड़ा बन रहा था, अनंत पे फोटो बहुत बड़ा बन रहा था, लेकिन सी और अनंत के बीच बनेगा तो बड़ा बनेगा जरूर, लेकिन वास्तविक ही बनेगा। और देखिए उल्टा, यहाँ पर फोटो ऐसे, वस्तु ऐसे रखा हुआ है, और देखिए तस्वीर नीचे बन रहा है ना, उल्टा हो जा रहा है, तो वास्तविक है जरूर। दर्पण के बाएं तरफ बनेगा तो वास्तविक बनेगा, और उल्टा देखिए बन रहा है। अगला है कि अगर अब वस्तु कहाँ पे रखेंगे, सी पे रख देंगे, पहले ये दोनों के बीच में रखें, फिर यहाँ रखें, फिर यहाँ रखें, अब सी पे रख देंगे। ये रूल याद रखिएगा, अगर हम वस्तु को सी पे रखेंगे तो किरणें जाएगी, समांतर जाएगी तो फोकस से लौट जाएगी। दूसरा किरणें तो भाई बोलेगा वक्रता केंद्र तो हाँ बिजी हो गया, अब क्या करें, तो दूसरी किरणें यहाँ जाएगी, फोकस से जाएगी और समांतर लौटेगी, ठीक है, फोकस जाएगी तो समांतर यहाँ से लौट जाएगी। तो अब जो फोटो बन रहा भाई, वक्रता केंद्र पे रखे थे, वक्रता केंद्र पे ही फोटो बन जा रहा है ना, वक्रता केंद्र यानी कि सी पर ही फोटो बन रहा है, और वास्तविक तो बन रहा है लेकिन उल्टा बन रहा है, लेकिन वस्तु के बराबर बन रहा है। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं कि वस्तु को कहाँ पे रखा जाए कि प्रतिबिंब सीधा बने, वास्तविक बने, उल्टा बने और बराबर साइज का बने, तो बराबर साइज बनेगा। देखिए यहाँ पे अगला कंडीशन कहाँ पे है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। अब यहाँ पे सी है और अनंत कहीं पे होगा, यहाँ पे रख दे वस्तु, अनंत के बीच वस्तु रख दे, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, तो यहाँ से किरणें जाएगी, टकरा के यहाँ से लौटेगी, फिर यहाँ से किरणें जाएगी, सी से जाएगी तो सी से वापस लौट जाएगी, तो फोटो बनेगा कहाँ पे, सी और एफ के बीच, सी एफ के बीच बनेगा फोटो, वास्तविक उल्टा बनेगा, छोटा बनेगा। अब अगला बारी है क्या कि अब वस्तु को कहाँ पे रखा जाए, अनंत पे रखा जाए, है ना। तो जब वस्तु को अनंत पे रखेंगे तो देखिए कहाँ बनेगा, फोकस बनेगा, यहाँ से किरणें आ रही है, आपतन कोण याद है आपको, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, इस तरह से किरणें ऐसे जाएगी, तो यहाँ पर हमारा फोटो बन रहा है। तो जब वस्तु को अनंत पे रखे तो फोटो बन रहा फोकस पे, और वास्तविक बन रहा, उल्टा बन रहा, बहुत छोटा बन रहा। तो याद कीजिए जब फोकस पे रखे थे तो अनंत पे बन रहा था, और जब अनंत पे रखे तो फोकस बन रहा है। अब इस अवतल दर्पण में हम जो पढ़े हैं, यहाँ पे देखिए हमने वास्तविक फोटो कैसा कैसा बना रहे हैं। देखिए 6 कंडीशन को अगर ध्यान से देखिए तो यहाँ फोटो देखिए, पहला काल्पनिक बन रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है और सीधा बन रहा है, ठीक है। फिर यहाँ देखिए वास्तविक बन रहा है, इधर काल्पनिक था, ये देखिए वास्तविक बन रहा है और वस्तु से बहुत बड़ा बन रहा है, उल्टा भी बन रहा है, यहाँ देखिए बड़ा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, यहाँ देखिए बराबर फोटो बन गया है, यहाँ देखिए बहुत छोटा फोटो बन रहा है। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। अब यहाँ हम आपके लिए नोट लिख दिए हैं कि अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, काल्पनिक बनता है, उल्टा, सीधा, छोटा, बड़ा, बराबर, दर्पण के सामने, दर्पण के पीछे। मतलब कि अवतल दर्पण में फोटो सब प्रकार बनता है, उल्टा, सीधा, छोटा, बड़ा, बराबर, वास्तविक, काल्पनिक, दर्पण के सामने, दर्पण के पीछे। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अवतल दर्पण में फोटो कैसा बन सकता है, तो बोलेंगे सब टाइप का बन सकता है। लेकिन उत्तल दर्पण में डिफरेंट है भाई। उत्तल दर्पण की बात करें तो पहले इसका डेफिनेशन समझ लेते हैं। अब आते बच्चों पढ़ते हैं उत्तल दर्पण के बारे में। उत्तल दर्पण कैसे कहते हैं, है ना, ये देखते हैं। उत्तल दर्पण भाई उस गोलीय दर्पण को बोलेंगे जिसका क्या होता है, परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है और धंसा हुआ भाग क्या होता है, रंगा होता है। तो यहाँ पे परावर्तक सतह ही उभरा हुआ है, अवतल में परावर्तक सतह धंसा हुआ था, यहाँ पे उभरा हुआ है,
अवतल में क्या था, धंसा हुआ था, यहाँ पे उभरा हुआ है, ठीक है। तो देखिए, ये देखिए आप, सड़क पे लगा हुआ है, ये उभरा हुआ है, अब पीछे जो है ना उभरा हुआ है, अब पीछे धंसा हुआ है। ये डायग्राम समझिए, जो चिकनी सतह है, देख रहे हैं, जहां से प्रकाश टकरा के वापस आ रहा है, ये सतह कैसा हो, उभरा हुआ, उठा हुआ है, और जो धंसा हुआ भाग वो क्या है, रंगा हुआ है। तो ये बोलेंगे उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण समझ में आ गया। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण समझ में आ गया ना। उत्तल दर्पण क्या होता है, परावर्तक सतह उसका उठा हुआ धंसा होता है, इसका परावर्तक सतह उभरा हुआ था। देखिए, परावर्तक सतह उभरा हुआ है, उसका धंसा हुआ भाग जो है ना परावर्तक सतह होता है अवतल का। क्लियर, कंफ्यूजन हो रहा। अवतल दर्पण में परावर्तक सतह धंसा हुआ था, और उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हुआ है, ठीक है। अब आते हैं इसका भी उपयोग समझ लेते भाई। इसमें सवाल आ गया उत्तल दर्पण का उपयोग बताइए। तो देखिए, इसका भी उपयोग मैंने लिख दिया है। इसका उपयोग होता है कहाँ पे, साइड मिरर के रूप में। साइड मिरर क्या होता है सर, देखिए गाड़ी का साइड मिरर देख रहे हैं, ये गाड़ी का साइड मिरर। एक क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो बोलिएगा कि गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे जो फोटो बनता है ना, वो बनता है आभासी बनता है। कैसा बनता है, आभासी बनता है, छोटा बनता है, और भाई सीधा भी बनता है। गाड़ी सीधा तो सीधा दिखेगा इसमें, है ना, जैसा गाड़ी वैसा दिखेगा। और प्लस देखिए, छोटा सा आईना में कितना बड़ा एरिया कवर हो रहा है ना, इतना छोटा सा आईना में पीछे पेड़ पौधा सब दिख रहा है। यहीं पे अगर अवतल दर्पण इस्तेमाल कर लेंगे तो अवतल दर्पण चक्कर हो जाएगा, कभी छोटा कभी बड़ा, और इसमें हमेशा छोटा फोटो बनता है। आगे पढ़ेंगे हम लोग कि उत्तल दर्पण में फोटो हमेशा छोटा बनेगा, हमेशा छोटा, कितनों दूर रहे कितनों पास रहे वस्तु हमेशा छोटा बनेगा, ठीक है ना। और छोटे से इमेज में जो है बड़ा से बड़ा, मतलब एक छोटा सा आईना में पूरा पीछे का पूरा दृश्य इसको दिख जाएगा उत्तल दर्पण में, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया कि साइड मिरर के रूप में एग्जाम में आता है कि साइड मिरर में किसका इस्तेमाल करते हैं, तो बोलेंगे उत्तल दर्पण में। क्यों इस्तेमाल करते हैं तो मैंने अभी बताया। दूसरा है पश्च दृश्य दर्पण, मतलब पीछे को देखने के लिए। ड्राइवर के सामने ये वाला लगा रहता है, जहाँ पे गाड़ी चलाता है ड्राइवर, उसके ऊपर देखिए लगा रहता है, एक आईना लगा रहता है। वो आईना से क्या होता है, पीछे का शीशा से उसको पीछे का सीन दिख जाता है ना। गाड़ी के पीछे जो शीशा लगा हुआ है उसका पीछे का सीन दिखता है। तो यहाँ देखिए ड्राइवर बैठ के पीछे क्या है सब पूरा दिख रहा है, इसमें इस आईना में दिख रहा है। इसको बोलते हैं पश्च दृश्य दर्पण। तो पश्च दृश्य दर्पण में उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, साइड मिरर में इस्तेमाल करते हैं, और कहाँ करते हैं भाई, मोड़दार वाले रास्ते में। देखिए, मान लो कैसे एक सड़क है, मान लो ऐसा सड़क है, एक रोड है ऐसा, यहां से भी गाड़ी जा रही है, यहां से भी गाड़ी, तब तो एक्सीडेंट हो जाएगा, है ना। अक्सर पहाड़ी इलाके में ज्यादा ये आईना वगैरह लगाते हैं सरकार, पहाड़ी वाला आईना में। तो जब यहाँ पे अगर यहाँ पे कोई दर्पण लगा देंगे बड़ा सा, तो क्या होगा ना, इधर वाला ड्राइवर को आईना में उधर का दिख जाएगा कि हाँ भाई कोई गाड़ी आ रही है, स्लो कर ले अपना, सावधान हो जाए। इधर वाला गाड़ी को भी, ड्राइवर को भी इस आईना में इधर का फोटो दिख जाएगा, समझ में आ रहा। तो मतलब एक ऐसा मिरर जो, अब देखिए उत्तल दर्पण छोटा है जरूर, लेकिन बहुत बड़ा एरिया को कवर करता है, इसलिए इसका फायदा है कि मोड़दार रास्ते में लगा दिया जाए ताकि ड्राइवर को उधर का दिख जाए। आप अक्सर गाड़ी चलाते होंगे तो देखते होंगे भाई मोड़दार रास्ता, उधर कौन आ रहा पता, तो बहुत से लोग है कि स्पीड में लेकर चल जाता है, कभी कभी एक्सीडेंट हो जाता है। और जो होशियार होता है वो धीरे कर रहा है, भाई हॉर्न टी 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 हॉर्न मार रहा है, ठीक है ना। लेकिन अगर ये वाला लगा दिया जाए तो कोई गाड़ी नहीं भी है तो स्पीड करके ले चल जाएंगे, है ना। तो मोड़दार रास्ते में हो गया। दुकानों के सिक्योरिटी के रूप में, दुकान के लिए भी यूज करते हैं। अब तो कैमरा का जमाना आ गया है तो इसका मामला खत्म हो गया। पहले जमाने में क्या होता था, जब कैमरा नहीं था तो दुकान में लगा दिया, वहां पे लगा दिया उत्तल दर्पण लगा दिया। अब बैठे एक जगह बैठा हुआ दर्पण देख रहा है, यहाँ दर्पण देख रहा, वहां देख रहा, वहां देख रहा, उस दर्पण में पूरा कवर हो रहा है एरिया, कौन क्या कर रहा सब देख रहा है उसको, ठीक है ना। तो ये होता है उत्तल दर्पण को। अब देखिए उत्तल दर्पण में दो कंडीशन है फोटो बनाने का, ये दोनों कंडीशन आप याद रखिएगा, ठीक है। अगर वस्तु अनंत पर रहेगा तो फोकस बनेगा, आभासी और सीधा और छोटा। अगर अनंत और ध्रुव के बीच रहेगा तो एफ और पी के बीच बनेगा। यहाँ पे अनंत और ध्रुव के बीच, इसको याद करने की जरूरत नहीं मेरे ख्याल से, ये वाला उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, आप इसको समझ लीजिए इंपॉर्टेंट तरीके से कि उत्तल दर्पण में फोटो जब भी बनेगा, जब भी उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनेगा तो कैसा बनेगा, हमेशा क्या बनेगा, हमेशा काल्पनिक बनेगा, छोटा बनेगा और सीधा बनेगा।
तो उत्तल दर्पण अवतल दर्पण में अगर डिफरेंट पूछ लिया जाए आपसे तो बता दीजिएगा, बोलिएगा ना कि अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धसा होता है, उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उभरा होता है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वास्तविक काल्पनिक दोनों बनता है, लेकिन उत्तल दर्पण में केवल काल्पनिक बनता है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब छोटा बड़ा बराबर बनता है, लेकिन उत्तल दर्पण में केवल छोटा बनता है। ठीक है, अवतल दर्पण में उल्टा सीधा दोनों बनता है फोटो, लेकिन उत्तल दर्पण में उल्टा सीधा दोनों बनता है, उत्तल दर्पण में केवल सीधा बनता है। तो डिफरेंट हो गया। और इसका उपयोग भी दे सकते हैं। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। हाँ, अवतल दर्पण का इस्तेमाल क्या करते हैं? अभिसारी दर्पण, और उत्तल का इस्तेमाल होता है अपसारी। अच्छा, उत्तल दर्पण का एक उपयोग और यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे एक उपयोग और लिखते हैं अपसारी। स्ट्रीट लाइट समझते हैं, गली का जो लाइट होता है, स्ट्रीट लाइट में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। गली में जो लाइट लगा रहता है, तो लाइट क्यों लगाता गली में? लाइट कि रोशनी हो चारों तरफ, कि किसी घर के पास रहेगा तो पूरा उसी पे जाएगा, ऐसा तो नहीं। टॉर्च में क्या है कि लाइट जलाएं तो फोकस मारा, फैलता नहीं उतना लाइट टॉर्च का। लेकिन गली में जो लाइट लगा हुआ है, आपकी गली में जो लाइट लगा हुआ है वो स्ट्रीट लाइट है, या तो हाईवे पे जो लाइट देखते हैं आप, उसमें भी मिरर लगा हुआ है। उसका काम क्या है? प्रकाश को फैलाना, ना कि फोकस करना। तो प्रकाश कौन फैलाता है? उत्तल दर्पण। इसीलिए उत्तल दर्पण को बोलते हैं अपसारी दर्पण। जो प्रकाश को फैला देगा वो अपसारी होगा। अभी आपने पढ़ा, अभिसारी में प्रकाश इकट्ठा हो रहा था, अपसारी में प्रकाश क्या हो रहा था? फैल रहा था। तो जो प्रकाश को फैला देगा वो हो जाएगा अपसारी दर्पण, और जो प्रकाश को इकट्ठा करेगा वो अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण अभिसारी दर्पण है, तभी तो उसको सौर कुकर में इस्तेमाल करें खाना बनाने के लिए, सौर भट्टी में इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि प्रकाश एक जगह इकट्ठा होगा, खाना गर्म हो जाएगा, बर्तन खाना बन जाएगा। और अवतल दर्पण का इस्तेमाल कर रहे हैं देखिए स्ट्रीट लाइट में, क्योंकि प्रकाश यहाँ पे क्या होगा? फैलेगा। ये समझ में आ गया? अब यहाँ पे चिन्ह परिपाटी समझ लीजिए भाई। यहाँ पे ये डायग्राम आप दिख रहे हो, डायग्राम में आप अगर ध्यान से देखें तो ये एक दर्पण का बनाया गया है। तो ये बीच में क्या है? पोल है, ध्रुव है, इसके में दाएं तरफ प्लस है, बाएं तरफ क्या है? माइनस है, वाई एक्सिस है और वाई डैश है, मतलब ग्राफ के जैसा। तो बोला गया दर्पण कोई भी हो वस्तु बाएं तरफ रखा जाएगा। याद रखेंगे, प्रतिबिंब जब भी बनेगा ना, दर्पण कोई भी रहे, वस्तु कहाँ रखेंगे? हमेशा बाएं तरफ वस्तु रखा जाएगा। वस्तु की दूरी हमें ध्रुव से मापी जाती है। कहाँ से मापती है? वस्तु की दूरी हमेशा ध्रुव से मापी जाती है। जब भी वस्तु की दूरी मापने की जरूरत पड़ेगी तो कहाँ से मापा जाएगा? इस ध्रुव से मापा जाएगा दूरी, कि यहाँ से कितना दूरी है, यहाँ से कितना, यहाँ से कितना। ठीक है, यदि कोई किरण बाएं से दाएं जाएगी तो वह धनात्मक होगी। देखिए ये बाएं है, ये दाएं है, किरणें इधर जा रही हैं। तो अगर इधर किरणें जा रही है तो उस किरणों को बोलेंगे प्लस, वो किरणें धनात्मक होगी। अगर दाएं से बाएं जाएगी, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है ना, अगर किरणें इधर से जा रही है तो प्लस वाला है, अगर किरणें इधर से आ रही, बाएं से दाएं ओर आ रही तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है ना, दाएं से बाएं जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। वस्तु मुख्य अक्ष के ऊपर रखी जाए तो धनात्मक होगा। अगर इसके ऊपर वस्तु रखा है तो वाई प्लस, ऊपर प्लस है ना, ऊपर वाई है ना, तो ऊपर का प्लस, ग्राफ में ऊपर प्लस होता है, माइनस नीचे होता है। वस्तु को ऊपर रखे प्लस, माइनस नीचे रखेंगे तो माइनस हो जाएगा। सर इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं हम लोग? अभी जो दर्पण हम लोग पढ़े थे, याद है? अवतल दर्पण में फोटो कहाँ बन रहा था? इधर बन रहा था। एक फोटो बना था इधर, यानी कि प्लस तरफ। इसलिए तो हम लोग बोले थे कि जो वो है काल्पनिक प्रतिबिंब है, प्लस है तो काल्पनिक है ना। और प्लस का सीधा बना था, अब बाकी सब इधर बना था। जो इधर बन रहा था तो ग्राफ से मालूम चल रहा भाई कि इधर वस्तु जो बनेगा हमेशा क्या होगा? माइनस से फोटो बनेगा। वास्तविक बनेगा जरूर, लेकिन ऋणात्मक होगा, उसकी फोकस दूरी भी ऋणात्मक होगा। अगर कोई वस्तु यहाँ पे है तो यहाँ से दूरी क्या होगा? फोकस दूरी भी ऋणात्मक होगा, वस्तु दूरी भी ऋणात्मक होगा, वक्रता केंद्र भी ऋणात्मक होगा। तो यहाँ से जो भी दूरी मापेंगे बाएं तरफ की सारी दूरी ऋणात्मक हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, और दाएं तरफ की सारी दूरी प्लस में हो जाएगी। ठीक है, यही बोला गया। दूरी देख रहे हैं आप। चलिए ये समझते हैं, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी ऋणात्मक होते, याद कर लीजिएगा। और उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी क्या होती है?
धनात्मक होती है। ये दोनों पॉइंट एकदम इंपॉर्टेंट है कि फोकस दूरी बोले, वक्रता की त्रिज्या बोले, दर्पण अवतल है, तो अवतल का भी जो अपने कंडीशन पढ़ा देख रहे हैं, सब फोटो इधर ही बन रहा था ना, याद है? केवल एक ठो बन रहा था इधर, बाकी सारा फोटो इधर ही बन रहा था, बाएं तरफ बन रहा था। तो बाएं तरफ बनने मतलब क्या हुआ, माइनस बन रहा है, ऋणात्मक बन रहा है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। यहाँ पे देखिए ये वाला डायग्राम देखिए, उत्तल दर्पण है, इसका फोकस दूरी इधर है, दर्पण के इधर दाएं तरफ, देखिए दाएं तरफ क्या होता है, प्लस होता है ना, इधर भी दाएं तरफ है तो प्लस होगा। तो याद करेंगे ये पॉइंट को कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। एग्जाम में बहुत पूछता है ऑब्जेक्टिव में। अब हमारे पास बना है एक फॉर्मूला, ये आप याद कर लीजिएगा, इसको भी हम अलग से बताएंगे। ये है दर्पण सूत्र, क्या है ये दर्पण सूत्र, इसको सिद्ध करेंगे अलग से, एक अलग वीडियो में इसको सिद्ध करेंगे। दर्पण सूत्र क्या होता है, कैसे प्रूव करेंगे दर्पण सूत्र को, इसको हम एक अलग वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक है। और अब एक क्वेश्चन से बच गया, आवर्धन। आवर्धन मतलब होता है मैग्निफिकेशन। क्या होता है, मैग्निफिकेशन। इसको क्या बोलते हैं भाई कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। यानी कि आवर्धन किसे कहेंगे, तो बोलेंगे प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अगर अनुपात निकाले, मान ले कि कोई प्रतिबिंब है 5 फुट है ना, वस्तु 2 ही फुट है, तो अनुपात क्या हो गया, आवर्धन कितना हो गया, 5:2 हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए, एज एग्जाम्पल कि आवर्धन बराबर, तो वस्तु प्रतिबिंब, मान लें कि प्रतिबिंब जो बना कितना फुट बन रहा, 5 फुट बन रहा, 5 फुट बन रहा, और वस्तु की ऊंचाई कितना फुट है, 2 फुट है, तो इसका अनुपात कितना हो गया, 5:2 हो गया। यही इसका आवर्धन है। अब इसको लिखते हैं भाई, आवर्धन को हम लोग मैग्निफिकेशन है, इसको शॉर्ट में हम लोग एम लिखते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम लोग एच से लिखेंगे, आवर्धन की ऊंचाई से, ठीक है। तो यहाँ पे ओके, इसको हम प्रतिबिंब को क्या बोलेंगे, भी बोलते हैं, और वस्तु को क्या बोलते हैं, एक मिनट, इसको एच डैश बोलेंगे, इसको एच बोलेंगे। एच डैश मतलब हुआ प्रतिबिंब को चाहिए, एच हो गया वस्तु को चाहिए। प्रतिबिंब को हम लोग भी से लिखेंगे, ठीक है ना, जब दर्पण सूत्र बताएंगे ना तो वहां पे आएगा, याद करेंगे। तो फोकस को एफ को लिखेंगे, वस्तु को यू से लिखेंगे, प्रतिबिंब को भी से लिखेंगे, तो भी बाई यू हो जाएगा। तो याद करेंगे, अवतल दर्पण में अगर दर्पण बोलेगा, अगर बोलेगा कोई भी दर्पण, दर्पण का आवर्धन आपसे पूछा जाएगा, दर्पण का आवर्धन। अब बोलिए दर्पण का आवर्धन जब बोलेगा ना तो बोलेंगे -v/u। क्यों माइनस क्यों लगा सर, क्योंकि वस्तु दूरी हमेशा क्या होती है, माइनस में होती है, ठीक है ना। तो -v/u, तो याद करेंगे -v/u, ये याद करना आपको। अगर बोलेगा अवतल दर्पण का आवर्धन क्या होता है, तो बोलेंगे -v/u होता है, ठीक है। ये आपका आवर्धन का फॉर्मूला -v/u। गोलीय दर्पण बोले, अवतल दर्पण बोले। तो उम्मीद है कि ये चैप्टर आपको समझ में आ गया, लगभग 2 घंटा करीब हो ही गया है ना। उम्मीद है कि चैप्टर समझ में आ गया है ना। अब इसमें क्वेश्चन आंसर लगभग तो मैंने करा ही दिया है, लगभग क्वेश्चन करा ही दिया मैंने, क्या अवतल दर्पण क्या, उत्तल दर्पण क्या, उपयोग मैंने बता दिया है, डिफिनेशन बता दिया, प्रकाश परावर्तन वगैरह बता ही दिया है। अब इसमें क्या बच गया है, दर्पण का सूत्र बच गया है, और F = r/2 है। तो कमेंट कर दीजिए, हाँ सर F = r/2 सिद्ध करना है, सिद्ध कर दीजिए, जल्दी से बता दीजिए। आप कमेंट कीजिएगा तभी हम आगे कुछ काम कर पाएंगे, ठीक है ना। सपोर्ट एंड कमेंट, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो बच्चे अभी तक पूरा देख लिए, थैंक यू सो मच, दिल की गहराइयों से थैंक यू। मेरी दुआएं हैं, मेरा आशीर्वाद है कि भाई जो कुछ आप पढ़े लंबे समय तक रहे, एग्जाम में तुम कामयाब हो जाओ, है ना। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।